हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का दोस्त आशीष गुप्ता। वेलकम बैक दोस्तों। मटेरियल का लेक्चर नंबर 3 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों का ब्रेक बहुत अच्छा रहा होगा। और अभी तक दोस्तों हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हमारी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत ही बढ़िया जा रही है। और मटेरियल कॉस्ट का हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें बहुत टॉपिक्स जो है वो हमने पढ़ लिए। एक बार मैं पीपीटी के जरिए अगर थोड़ा सा एक रिव्यू कर लूँ, तो हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा। मैंने बात हुई कि ये पूरा चैप्टर मटेरियल कंट्रोल से रिलेट करता है। मटेरियल को परचेज से लेके मटेरियल की कंजम्पशन तक हमें मटेरियल का ख्याल करना है, ये बात हुई थी। इसके बाद कुछ मैंने बताए थे मटेरियल के वाउचर्स के बारे में, कि जो फैक्ट्री होती है वहां पर प्रॉपर तरीके से फॉर्मेलिटीज मेंटेन होती हैं। मटेरियल की मूवमेंट बिना किसी वाउचर के नहीं होती, बहुत ख्याल रखा जाता है मटेरियल का। इसके बाद हमने कुछ रेशियोज पढ़ी थी, मटेरियल टर्नओवर रेशियो, अगर आपको याद हो, इनपुट आउटपुट रेशियो, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर का हमने एक टॉपिक किया था, हमने क्वेश्चंस करे थे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अभी हमारा चल रहा था, अगर आपको ध्यान हो। और इसके मेरे ख्याल से हमने शायद 3 या 4 क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेवल के हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन जो है वो और है, तो मैं आपको अपने अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि बड़े जोरों शोरों पे हम लोग प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है। ठीक है जी, देखिए ये हम प्रैक्टिकल कर रहे थे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हम लोगों ने लास्ट किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने को मिला था उस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इट इज इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ईओक्यू। ठीक है, लेकिन इसमें और भी कुछ है जो बेसिकली मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। जब मैं नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगा तब मैं आपको एक क्वेश्चन कर पाऊंगा। इसलिए 10th क्वेश्चन से पहले मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, वी वुड स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंटर में आया हुआ एग्जाम है, और आपको यहाँ पर भी काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए मैं थोड़ी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। पहले दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए बॉमुल्स चाचा का दिया हुआ हमारे पास एक तरीका है, एक टेक्निक है, जिससे हम मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि हमें एक बार में इतनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, ताकि हमारा को सस्ता भी पड़े और हमारा जो साल की रिक्वायरमेंट है परचेज की, वो भी पूरी हो जाए। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, बल्कि शुरुआत में भी ये बात हुई थी, अगर हमारे पास ऐसी कोई मैथमेटिकल टेक्निक नहीं होती तो हम क्या करते। आपको याद होगा, बात हुई थी, मेरे को अभी भी याद है, 4,80,000 kg पर एनम ऑफ द परचेज रिक्वायरमेंट का मैंने एग्जांपल लिया था। मैंने कहा ऐसे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मुझे ट्राई करके देखने पड़ेंगे, कि मैं अगर एक बार में 20 यूनिट खरीद लूं तो साल का खर्चा कितना आएगा, एक बार में 1000 खरीद लूं तो कितना आएगा, एक बार में 20,000 खरीद लूं तो कितना आएगा। डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करके देखने पड़ेंगे, और जिस ऑप्शन पे सबसे कम कॉस्ट आएगी वो मेरा मोस्ट इकोनॉमिकल, ठीक है ना, सबसे सस्ता ऑर्डर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है भाई, ध्यान दो, आपको ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं जहां पे आपको बोला जाए कि ऑप्टिमम क्वांटिटी निकालो। तो ऑप्टिमम मतलब द बेस्ट आंसर। ठीक है, एंड बीइंग द कॉस्टिंग स्टूडेंट, आपको आपके लिए बेस्ट, सबसे फेवरेबल वो चीज है जिस ऑप्शन में कॉस्ट सबसे कम आए। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जिस ऑप्शन में कॉस्ट सबसे कम आए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ठीक है, अब देखिए मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूं। एक्स लिमिटेड has received an offer of quantity discount on its order of materials as under। अगेन पूछूंगा भाई, क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है? उम्मीद है आप लोगों के दिमाग में सुन देखते ही आ गया होगा। क्वांटिटी डिस्काउंट वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है, बल्क डिस्काउंट। अब देखिए, अगर हम लेस देन 500 टन्स खरीदते हैं, तो मेरे को जो दुकानदार है वो प्राइस लगाता है 1200 रुपए। ठीक है, अब मैं एक बात बता दूं यार, जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, वो एक ही बारी में सामान खरीदने को मिलता है। ये जो बेसिकली ये जो टन्स वाला कॉलम है ना, ये मेरे को ऑर्डर क्वांटिटी की एक लिस्ट दे रखी है। यानी अगर मैं एक बार में 500 से कम टन खरीदता हूं, तो दुकानदार मेरे को 1200 रुपए पर टन से कम, 1200 रुपए पर टन लगाता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली एक ऑर्डर क्वांटिटी है। मैं ये बात जो है अपने क्वेश्चन में लिख भी देता हूं, यहां पर जो ये लिस्ट है टन्स नंबर की, ये एक सिंगल ऑर्डर की क्वांटिटी है, कि एक बार में अगर हम इतना खरीदेंगे तो दुकानदार हमें प्राइस इतना लगाएगा। अब
आगे की बात करते हैं। अगर मैं 500 एंड लेस देन 1000 खरीदता हूं, यानी 500 या 500 से ज्यादा, 500 जो है वो सेकंड रो में आ रहा है, मेरा सेकंड केस में आ रहा है, 500 या 500 से ज्यादा लेकिन 1000 से कम खरीदता हूं तो दाम लगेगा 1180 रुपए, 20 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। बात समझ गए? 1000 या 1000 से ऊपर बट लेस देन 2000 खरीदता हूं तो 1160 लगता है। 2000 से 3000 के बीच में सामान खरीदता हूं तो 1140 का दाम लगता है। और 3000 या उससे ज्यादा का मेरा अगर ऑर्डर क्वांटिटी होती है तो 1120 रुपए का दाम लगता है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल बात समझ रहे हैं। द एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द मटेरियल इज 5000 टन्स। नाउ इन दिस क्वेश्चन obviously we have to find out the best option and we can't use the EOQ formula. अब बच्चे एक बात दिमाग में आती है कि सर EOQ फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? भाई इसलिए नहीं लगा सकते ना क्योंकि प्राइस फिक्स नहीं है। वहां पर अगर आप देखो तो आपको पता है कि हमारी कैरिंग कॉस्ट जो है वो परचेजिंग प्राइस के परसेंटेज के तौर पर होती है। जैसे यहाँ पर भी हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम है। ठीक है, अब 20% किसका करोगे? 5 ऑप्शंस है भाई, 5 ऑप्शंस है, तो इसीलिए इस वजह से ईओक्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो नहीं लग सकता। Now you are required to compute the most economical purchase level. Most economical purchase level का मतलब मैं वही बोलूंगा, इसको मैं अंडरलाइन करके बात को लिख देता हूं कि मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल का मतलब यही है कि ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकाली जाए। ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकाली जाए कि मुझे एक बार में कितना सामान जो है वो खरीदना चाहिए, एक बार में कितना सामान मेरे को खरीदना चाहिए। और इसका सेकंड पार्ट तो बहुत ही बेसिक है, वो पहले फर्स्ट पार्ट कर लें फिर देखेंगे कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं है और प्राइस फिक्स्ड है 1500 का तो कितना करें। तो फिर तो मैं ईओक्यू वाला फॉर्मूला लगा लूंगा, अगर प्राइस फिक्स होती है तो मैं ईओक्यू लगा लूंगा। आप बात समझ रहे हैं? आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकता है। ठीक है ना? चलिए तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन वही मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ते ही डायरेक्शन बच्चे के माइंड में क्लियर हो जाए कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि वही वी हैव टू ट्राई द ऑप्शंस, और जिस लेवल पे मेरी सबसे कम कॉस्ट आएगी वो मेरा ऑप्टिमम आंसर होगा। ठीक है, तो हमें केस बनाने पड़ेंगे। अब देखिए जैसे पहला केस है वो लेस देन 500 है। अब लेस देन 500 में यार तुम जो मर्जी लो, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली एक बात है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना भाई क्रिस गेल का फैन कि मैं तो 333 लूंगा। ठीक है, आप 333 लोग हैं तो अपनी भैया वो कहते हो ना, वो क्या कहते हैं, पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। 333 की ऑर्डर क्वांटिटी लोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, सब कुछ डेसिमल में आ रहा है, तो ऐसे क्यों पंगे ले रहे हो? तो लेस देन 500 लेना है, आप जो मर्जी लीजिए, जैसे आई कैन टेक 400। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं आपको बता दूं, आप कुछ भी ले सकते हो, आपका जो आंसर है उसकी रेंज सेम आएगी। ठीक है ना? आंसर फर्क हो भी सकता है, दिस इज द क्वेश्चन जहां पे बच्चे को अपना केस लेना पड़ेगा, तो हर बच्चे का आंसर थोड़ा बहुत जो है वो फर्क कर सकता है, मैं ये बात आपको बता दूं। लेकिन हम अपना काम करते हैं, तो मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर जा रहा हूं और देखिए सर, चलिए वी वुड स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से हम अपना काम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सो एक तरीके से स्टेटमेंट ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल लेवल, स्टेटमेंट ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल लेवल। चलिए सर, तो अपना इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें देखिए फॉर्मेट प्रेजेंटेशन, जिसके लिए मैंने वैसे हमेशा बोला कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हेडिंग डालूं, क्या फॉर्मेट रखूं। ठीक है, पहला मेरा कॉलम हो गया ऑर्डर क्वांटिटी, यानी एक ऑर्डर में मैं कितनी क्वांटिटी प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, जो डिफरेंट केसेस मैं यहाँ पे रखूंगा, और जितनी आपकी ऑर्डर क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपका प्राइस पर टन होगा। ठीक है, और जब बात हो रही है कि हम वो ऑर्डर क्वांटिटी चुनेंगे जिस पर हमारी कॉस्ट सबसे कम आती है, तो मटेरियल की खरीदारी में कॉस्ट क्या क्या इन्वॉल्व होती है ये आपको पता है। जब हम खरीदारी करते हैं तो एक तो हमारी परचेज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, परचेज कॉस्ट जो है वो हमारी इन्वॉल्व हो जाती है। परचेज कॉस्ट के बाद नेक्स्ट चीज हमारी आ जाती है, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है ना? अब ये आप जानते हैं सर, अब आप इसमें प्रो हो चुके हैं, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड द थर्ड वन इज, बताओ जल्दी से, थर्ड वन क्या होती है? थर्ड होती है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है जी,
और ऑब्वियसली इन तीनों का टोटल हम करेंगे कहीं ना कहीं परचेज, ऑर्डरिंग और कैरिंग का, और जिस लेवल पे मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो कम आएगी वो मेरा आंसर होगा। सर मैं अपने दोस्तों को बता दूं, अपने सारे स्टूडेंट्स को बता दूं, आप देख रहे हैं मैं फॉर्मेट को भी बोल बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा ना हो जो हेडिंग, फॉर्मेट्स इन सबको रट रहा हो, क्योंकि अगर आप कॉस्टिंग में हेडिंग, फॉर्मेट, फॉर्मुलेस को रटने के पीछे भागते हैं भाई, तो अनगिनत चीजें हो जाएंगी रटने के लिए। कितना रटोगे? यहाँ हर क्वेश्चन अलग होता है, मेरी बात समझो, चीजों को समझो, ठीक है। मैं कितना सामान खरीदूंगा, उसका दाम कितना होगा, उसका खर्चा मेरे को कितना पड़ेगा, बस ये देखना है सबसे कम खर्चा किस पर होगा। चलिए सर, सबसे पहला केस मैं ले रहा हूं, और पहला केस मैं लेके चल रहा हूं 400 टन्स को। यानी मैं एक बार में, पहला जो मेरा केस था वो 500 से कम था। मैं आपको भाई एक बात बता दूं, ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी आएंगे बच्चों के माइंड में, कई बार ये डाउट होता है सर केस कैसे बनाए। सर केस ऐसे बनाओ कि क्वेश्चन की दी गई सारी इंफॉर्मेशन कवर हो आपके काम में। पहला मैं ले रहा हूं 500 से कम टन्स। अब अगर मैं 500 से कम टन्स अगर लेता हूं तो कितना दाम लगता है, दुकानदार कितना लगाता है? 1200 रुपए। एक बार मैं वेरीफाई कर लूं, 1200 ही है ना? हाँ जी 1200 ही है। तो 1200 रुपए पर टन। अब परचेज कॉस्ट, यहाँ पर गलती हो सकती है, हो सकता है परचेज कॉस्ट, भाई तुम लोग बताओ ना। चलो सर 400 इंटू 1200 परचेज कॉस्ट है 4,80,000। भाई गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। भूल गए क्या, ये जो हम पॉलिसी बना रहे हैं, ये जो हम ऑप्शंस की रिसर्च कर रहे हैं, ये हम एनुअल के लिए कर रहे हैं। तो आपको जब परचेज कॉस्ट लेनी है, मैं डिफरेंट कलर पेन में और थोड़ा छोटे फॉन्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब आप परचेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली इस तरीके से करेंगे कि, एक सेकेंड सर मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड में लिख दूं। इस तरीके से करेंगे कि एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट जो है आपकी, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट इनटू परचेज कॉस्ट पर यूनिट। क्या आप मेरी बात मान रहे हो कि हाँ इसी तरीके से करना चाहिए? कितनी साल में खरीदारी करनी है और एक यूनिट कितने की? जब ईओक्यू में कॉस्ट वगैरह करी थी तब भी ये बात दिमाग में ध्यान दिलाई थी, अगेन ध्यान में रखो, ठीक है। चलिए सर, साल का कितना खरीदना है एक बार देख लो, साल की रिक्वायरमेंट कितनी है। साल की रिक्वायरमेंट है 5000 टन। साल की रिक्वायरमेंट है 5000 टन्स, और एक यूनिट की प्राइस कितनी है इस केस में? 1200 रुपए। इस केस में 1200 रुपए। तो बताओ यार मुझे कितना आ गया? 5000 इंटू 1200 के हिसाब से देखें तो आई थिंक दिस इज 60 लैक्स। दिस इज 60 लैक्स। ये मेरी एनुअल परचेज कॉस्ट होगी। चलिए ऑर्डरिंग की बात करते हैं। ऑर्डरिंग की अगर बात करूं तो कैसे निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी भाई एक बार बता दो। साल में कितने ऑर्डर्स, मैंने कहा ना अब तो आप प्रो हो चुके हो सर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक लिख रहा हूं। अब मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और कितने ऑर्डर्स और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है एक ऑर्डर की। चलो पहले तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख लेते हैं, परेशान मत हो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैसे देखते हैं? साल की रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय आपकी ऑर्डर क्वांटिटी। तो मेरा यहाँ पर एनुअल रिक्वायरमेंट तो 5000 है, और मेरा जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ वो मैं 400 दे रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताऊँ, बच्चा जब 5000 डिवाइडेड बाय 400 करता है ना, तो आंसर आता है 12.5, 12.5। अब कई बच्चों को कहना है सर एक काम करते हैं 12.5 को ना मैं राउंड ऑफ करके 13 कर देता हूँ। भाई क्यों? बहुत गलत काम कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं, अगर आप इसको राउंड ऑफ करके 13 कर देते हो, यू आर मेकिंग द डिफरेंस ऑफ 0.5। सर 0.5 क्या होता है? भाई इस 0.5 को जब तुम अपनी एक ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे ना, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 रुपए है, 0.5 इंटू 1200, 600 रुपए का फर्क हो जाएगा आंसर में। फिर सर हमारे आंसर मैच नहीं कर रहे, तो क्यों क्यों करनी है पंगेबाजी? 5000 डिवाइड बाय 400 रहने दो, इसको सीधा एक ऑर्डर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, वो है 1200 रुपए। तो भैया 12.5 आपका आया था, आने दो, 12.5 को सीधा 1200 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका 15,000 हो जाएगा। ठीक लिखिए ना मैंने, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1200 ही है ना? हाँ जी 1200 ही है, बिल्कुल ठीक। कैरिंग कॉस्ट, नाउ कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, आई होप अब आपको पता होगा भैया कैरिंग कॉस्ट का। तो ये हमारा तरीका होता है कि हम एवरेज कैरिंग क्वांटिटी देखते हैं कि हम ऑन एन एवरेज कितनी क्वांटिटी स्टोर करेंगे, इनटू हमारी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर आ जाती है।
अब एवरेज कैरिंग कॉस्ट तो आई होप आपको याद होगा, जितनी आप एक बार में क्वांटिटी खरीद रहे हो उसका हाफ करना होता है। ध्यान है ना ये बात? एक बार में भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का काम, आप लोगों का कैलकुलेटर मेरे से तेज चल रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं कि हम एक बार में यहाँ पर खरीद रहे हैं 400, तो मैं उसका आधा 200 स्टोर करूंगा। और कैरिंग कॉस्ट की जहां तक बात है, कैरिंग कॉस्ट की बात जहां तक है, दैट इज गिवन एज 20% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, ऑफ द मटेरियल प्राइस पर टन। तो बेसिकली इस यहाँ पर 1200 रुपए का 20% हो जाएगा, जो कि 240 है। और मैं यहाँ ब्रैकेट में दिखा भी दूं कि 1200 रुपए का 20% जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर किया है। इसका आंसर अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा, एक बार देखो भाई, आंसर कितना आएगा इसका? 200, 400 डिवाइड बाय 2, जो कि हमारा 200 था, तो 200 इंटू 240, दिस विल बी 48,000, दिस विल बी 48,000। तो ये पहले केस में हमने 3 कॉस्ट निकाली, और आप अब इनका जो है ग्रैंड टोटल कर दीजिए। तो 60 लाख आया था, 60 लाख प्लस 15,000 प्लस 48,000, द टोटल इज कमिंग आउट एज 60,63,000। ठीक है जी। अब इन अगला केस, अगला केस, अगला केस क्या है? अगला केस ये कह रहा है कि अगर आप 500 या 500 से ज्यादा, 500 या 500 से ज्यादा अगर आप सामान खरीदते हो, एक सेकंड सर, अगर आप 500 या 500 से ज्यादा सामान खरीदते हो 1000 से कम, तो आपको 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो सेकंड में अब बच्चा वही, यार या तो तुम सोच लो मैं क्या लूं यार, मैं 700 लूं, मैं 800 लूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं क्यों इतना परेशान हो रहे हो, 500 ही ले लो। ठीक है भाई। देखो एक बात, ऐसे सवालों में बच्चों का हमेशा मेरे से पूछते हैं, बच्चे बच्चे पूछने में कई बार बहुत आगे रहते हैं कि सर मैं कुछ और ले लूं, सर सर मेरा 600 लेने का मन कर रहा है, सर मेरा 750 लेने का मन कर रहा है। भाई तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम कर लेना, अपने घर पे कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा। आंसर कैन डिफर, आंसर कैन डिफर, माइट बी जो रेंज है ऑप्शंस की, वो रेंज में आंसर आ जाए आपका, लेकिन ऑब्वियसली तो क्वांटिटी तो अलग, क्वांटिटी तो वही। देखो यार, तुम्हारा जो आंसर आएगा, मतलब हम जो ऑप्शंस लेंगे उसी में से एक आंसर आएगा ना। अब सब बच्चे अगर ऑप्शन अलग अलग लेंगे तो आंसर भी तो अलग अलग हो सकता है ना। ठीक है, तो मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहा, पेपर में नहीं होता सर इतना समय। 500 ले रहा हूँ, सेकंड केस के अंदर आ रहा है, आप जो मर्जी में। ठीक है, अब बाकी मुझे पता है कि अभी तो सब बच्चे वही कर रहे होंगे जो मैं कर रहा हूँ, है ना, बोलने में बहुत आगे होते हैं, सर मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं, करते वही है जो यहाँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, चलो। अच्छा, दाम कितना है? गलत लिख दिया यार मैंने, दाम अब मेरा 1180 रुपये है, 1220 रुपये का डिस्काउंट हो गया। चलिए अब जल्दी से अपनी परचेज कॉस्ट निकालने, तो साल की तो 5,000 ही खरीदना है। अब एक यूनिट 1180 रुपये की मिलेगी, तो ये मेरा कितना हो गया खर्चा? 5,000 इंटू 1180, ये सर आपका हो गया 59 लाख रुपीस, 59 लाख रुपीस। चलिए यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखें तो 5,000 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो ऑब्वियसली राउंडेड ऑफ 10 ऑर्डर आएगा, इनटू, अब पता है यहाँ पर एक गलती मैंने देखा है बच्चे और करते हैं। बच्चा ना, मैंने देखा है, क्योंकि मैं हमेशा सही बताऊं तो इस क्वेश्चन को ना अपनी फेस टू फेस क्लासेस में बच्चों को खुद करने को देता हूँ। मैं ज्यादातर क्वेश्चन सर बच्चों को खुद करने को देता हूँ, ताकि वो साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस खुद ज्यादा काम करने से ही बढ़ेगा। ठीक है ना, ये बात आप भी ध्यान रखें। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर ना 1180 लिख लेते हैं। वो उनका, मैं समझता हूँ किस तरीके से कॉमन सेंस चलती है। वो सोचते हैं ये 1200 था, ये 1200 था, ये 1180 होगा, तो ये भी 1180 होगा। भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिक्शे का किराया जिसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, वो तो हमेशा 1200 ही रहेगा। रिक्शे वाला थोड़ी डिस्काउंट देता है, ये भाषा मैंने कितनी बार यूज करी है। इसको अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली 10 इंटू 1200 के हिसाब से 12,000 रुपये आएगा, 12,000 रुपये आएगा। कैरिंग कॉस्ट की बात करूं तो आपने जितना एक बारी में खरीद रहे हो उसको आप डिवाइडेड बाय 2 करो, इनटू इनटू यहाँ पर जो 20% होगा कैरिंग कॉस्ट, वो 1180 का होगा। 1180 का 20% क्या होता है भाई, बताओ जरा। 1180 का 20%, आई गेस इट इज 236। गलत लिख रहा हूं तो बता देना, यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दो। एग्जामिनर, देखो मैंने पहले ही बोला यार, पेपर को ऐसे प्रेजेंट करो जैसे एग्जामिनर बेवकूफ है। 1180 का 20% हमने किया है, आंसर मेरा आ रहा है 500 बाय 2 करके 250 हो गया, इंटू 236, दिस इज 59,000, दिस इज
59,000। चलिए अब टोटल कर लें, ग्रैंड टोटल। तो 59 lakhs plus 12,000 plus 59,000, दिस इज कमिंग आउट एज 59,71,000। इस केस में 59,71,000 आ रहा है। चलो भाई कंटिन्यू करो। अब वही बात मैं आप लोगों को बोलूंगा करने के लिए, सर आप मेरे से पहले आप लोगों का काम होना चाहिए। थर्ड केस क्या लेने वाले हो बताओ? थर्ड केस क्या लेने वाले हो? थर्ड केस ले लेते हैं 1000 टन। थर्ड केस 1000 टन। अच्छा 1000 टन अगर खरीदूं एक बारी में, दाम क्या लगेगा? 1160, कहीं ना कहीं 20-20 रुपए पर टन के हिसाब से डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए टोटल कॉस्ट 5000 इंटू 1160। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो गधा मजदूरी वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन दिमाग हर चीज में, एक बेसिक कंसेप्ट हर चीज में लगाना पड़ेगा। क्या आप लोग समझ गए हैं कि किन टाइप के क्वेश्चंस में यू कैनॉट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू? इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि डिफरेंट केसेस है। चलिए तो अगर अपनी साल की परचेज कॉस्ट की बात करें तो 5000 इंटू 1160 रुपए, दिस इज 58 lakhs। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5000 डिवाइडेड बाय, आप एक बार में 1000 लेने की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो 5 हो गए, और ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1200। तो इस हिसाब से आपकी जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जाएगी वो यहाँ पर हो जाएगी 6000 रुपीज। 6000 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो मैं बार बार क्या इलेबोरेटेड लिखूं, मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ। एक बारी में आप 1000 ले रहे हो तो 1000 का आधा 500 आप स्टोर करोगे, और जो कैरिंग कॉस्ट है दैट वुड बी 1160 रुपए की 20%। तो 1160 रुपए का 20% आई गेस यार मेरे ख्याल से 232 होता है। एक बार कंफर्म कर दो, गलत तो नहीं लिख रहा? 1160 रुपए का 20%, हाँ जी ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं 500 से, ये आ रहा है 1,16,000। देखिए आप लोग देख सकते हो, देखिए अपने कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहिए। जैसे जैसे ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जा रही है। तो ये तो शुरू से एक कंसेप्ट था, कोई रटने वाली बात थोड़ी है इसमें। ठीक है ना, ये तो लॉजिक है। तो अगर हम टोटल देखें तो 58 lakhs इज द परचेज कॉस्ट, 6000 इज ऑर्डरिंग, 1,16,000 इज कैरिंग। तो टोटल यहाँ पर जो मेरा आ रहा है वो 59,22,000 आ रहा है। चलिए सर, तो कहीं ना कहीं अभी तक का तीनों का लोएस्ट जो है वो इस लेवल पर है। बाकी आगे देखते हैं। अब मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात को बोलूंगा, ये भी देखा गया है, जैसे पढ़ा ना हमने वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। शुरू में पानी पिए तो यूटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा ही गिलास पानी पीने लग गए तो यूटिलिटी कम भी होने लग जाएगी। तो ऐसे ही ये भी जिंदगी का उसूल है। ठीक है ना, एक चीज जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसानदायक भी होती है। तो अगर देखो आगे क्या होता है, अगला केस बनाते हैं। इसके बाद जो है फोर्थ केस मैं नेक्स्ट ले रहा हूं, और फोर्थ केस बताओ यार क्या लूं? फोर्थ केस क्या लूं, एक बार अपने क्वेश्चन को दोबारा देख लेता हूं मैं। तो फोर्थ केस मेरे हिसाब से आप 2000 टन्स ले लीजिए। 2000 टन्स ले लीजिए। अब दाम क्या पड़ेगा जी? कहीं ना कहीं 20 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है तो 1140 होगा। हाँ जी 1140 है। सो परचेज कॉस्ट, चलो सर जल्दी से, अब तो आप लोग कर पाओगे, अब तो आप लोग मेरे से पहले करोगे। 5000 इंटू 1140, 57 lakhs। 57 lakhs। चलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो 5000 डिवाइडेड बाय 2000, वही अब यहाँ पे 2.5 आ गया। और पता लगे कोई विद्वान आदमी हो जी मैं तो 3 कर रहा हूँ, नहीं करना जी। इंटू 1200 रुपए, तो ये आपका हो गया 2.5 इंटू 1200, आई गेस 3000 रुपये हो गया। 3000 रुपये। कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो एक बार में अब आप 2000 ले रहे हो तो कहीं ना कहीं ऑन एंड एवरेज आप 1000 स्टोर करोगे, और कैरिंग कॉस्ट 1140 की 20%, दैट वुड बी 28। दैट वुड बी 28। तो 1000 इंटू 28, ये 28,000 हो गया। 1000 इंटू 20, सो यार ये 28 नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 228 है। मैं वही सोचू यार ये कम कैसे हो रहा है। 1000 इंटू 228, तो दिस वुड बी 2,28,000। 2,28,000। एंड द टोटल, टोटल एक बार करें, 57 lakhs plus 3,000 plus 2,28,000, the total is 59,31,000। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हो, जो थोड़ी देर पहले मैं कहानी बोल कर चुका हूं, है ना, वो कि भैया चीजें बढ़ती है, ये देखो ये बढ़ रही है।
तो वही जरूरत से कम करना भी जिंदगी में नुकसानदायक होता है और जरूरत से ज्यादा हर चीज की अति भी बेकार है, ठीक है ना। तो बल्कि मेरे को लगता है अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करोगे तो 5931 से भी ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन करना है, पेपर में बैठे होगे तो करना है। मैं काम कर रहा हूँ यार, मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए मैं ये जो पहला वाला आपकी रो है इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लास्ट केस जो है वो हम कर रहे हैं। आर लास्ट केस इज बेसिकली 3000 टन्स। चलिए, अब प्राइस जो है वो 20-20 रुपए का डिस्काउंट है तो ये 1120 होगा। एनुअल परचेज कॉस्ट की बात करूं तो 5000 इंटू 1120। ये जो प्राइस हमने लिखा है ये पर टन है, 1 टन दुकानदार जो है वो इतने का देगा। 5000 इंटू 1120, 56 लाख। ऑब्वियसली देखो, मेरी अगर ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ रही है तो परचेज कॉस्ट तो कम होगी, और ज्यादा क्वांटिटी खरीदने पर डिस्काउंट मिल रहा है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब आपका जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो तो काफी कम हो जाएंगे, 1 पॉइंट कुछ हो जाएंगे। 1200 के हिसाब से आपकी जो साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगी दैट वुड बी, यहाँ पर आ रही है 1999.99, जिसको आप फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करके 2000 कर लो, ठीक है ना। कैरिंग कॉस्ट की बात करें, अब 3000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1120 का 20%, दैट वुड बी 224। 1120 का 20%, 224। तो ये 1500 इंटू 224 के हिसाब से दिस वुड बी 3,36,000। 3,36,000 एंड टोटल इज 56 lakhs प्लस 2000 प्लस 3,36,000, ये आपका हो जाएगा 59,38,000 रुपीज। जो जैसे कि बात हुई थी बढ़ेगा, बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। सर अब आप मुझे बता दो ना कि सबसे कम जो ऑप्टिमम कॉस्ट है वो किस लेवल पर आ रही है। ये तो मेरे ख्याल से इतनी बात तो आप देख ही सकते हो, सबसे कम कॉस्ट जो है वो किस पर आ रही है। सो सर जहां तक मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि सबसे कम कॉस्ट जो है वो 1000 टन के केस में आ रही है। द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल, द मोस्ट इकोनॉमिकल, ये मैं थोड़ी सी नीचे की चीजें हटा देता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर ली होंगी ये, ठीक है। इनको हम हटा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अपना कंक्लूजन डिफरेंट कलर पेन में लिखता हूँ, चलो भैया जिंदगी में रंग बदलते रहने चाहिए। कंक्लूजन, द मोस्ट इकोनॉमिकल, हमारे लिए बीइंग अ कॉस्टिंग स्टूडेंट जो सबसे इकोनॉमिकल होता है वही ऑप्टिमम होता है। द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल इज 1000 टन्स, ठीक है। एज इन दिस केस, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी कहानी लिखनी है। एज इन दिस केस द टोटल मटेरियल, द टोटल, एक मिनट, द टोटल एनुअल मटेरियल कॉस्ट, हम लोग एनुअल निकालते हैं ना, एक्चुअली हम जो पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं ये एकदम डिसीजन मेकिंग ही तो कर रहे हैं कि कितना खरीदें एक बार में, ये एनुअल कर रहे हैं। द एनुअल मटेरियल कॉस्ट कम्स आउट टू बी मिनिमम, कम्स आउट टू बी मिनिमम। सर क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 पूरी तरीके से क्लियर है। अब आप लोगों को ईओक्यू के, मैंने कहा ये क्वेश्चन कराना जरूरी है कि बच्चे को सिर्फ टेक्निक ही, ईओक्यू की टेक्निक तो सीख ली, ऐसा भी एक सवाल देख लें जिसमें टेक्निक अप्लाई नहीं की जा सकती। वैसे इस क्वेश्चन का एक बी पार्ट भी है, बी पार्ट भी है जो ये कह रहा है कि अगर प्राइस 1500 पे फिक्स कर दी जाए तो क्या होगा। तो फिर तो मेरे हिसाब से आप सीधा अपना वो लगा लीजिए, ईओक्यू वाला 2 इंटू एनुअल परचेजेस इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट टू द होल डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। अगर आपकी परचेज प्राइस यहाँ पर फिक्स कर दी जाए 1500 रुपए, तो फिर तो आप ये कर ही सकते हैं। 2 इंटू एनुअल परचेज आपकी मेरे ख्याल से 5000 टन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 1200 है। अब अगर प्राइस फिक्स हो गई 1500 रुपए की, तो कैरिंग कॉस्ट जो है वो 1500 की 20% हो जाएगी। 1500 की 20% जो है वो ये आपका 300 रुपए हो गया। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं और इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। 2 इंटू 5000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 300 और स्क्वायर रूट करें तो सर ये आंसर जो मेरा आ रहा है वो 200 टन्स आ रहा है। इसके हिसाब से आपका ये 11th क्वेश्चन पूरी तरीके से समाप्त। चलिए दोस्तों, अब ईओक्यू के टॉपिक के बाद एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ, बहुत ही अतरंगी और क्या कहते हैं बहुत ही इलेबोरेटेड तरीके से। आप बहुत अच्छा समझने वाले हो इसको, और जरूरी भी है क्योंकि
इसके पेपर में आने के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चांसेस होते हैं। बिफोर गोइंग टू माय नेक्स्ट पीपीटी जो कि टॉपिक रिलेटेड है, मैं आपको इसे अपनी भाषा में इलेबोरेटेड तरीके से मैं समझाऊंगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं भैया, अपनी आस्तीनें जो है वो ऊपर कर लो, बहुत मतलब अब हम अच्छे से समझने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। चलिए जो अब टॉपिक मैं स्टार्ट करा रहा हूँ भाई, टॉपिक की हेडिंग डाल देते हैं। टॉपिक की हेडिंग है इन्वेंट्री लेवल्स। इन्वेंट्री लेवल्स, चलिए ठीक है। इन ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ मटेरियल लेवल। लेवल जो वर्ड है ना, वो डिनोट करता है यूनिट को। यानी इस टॉपिक में एक तरीके से ये बात होने वाली है कि आप एज अ बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री में, अपने गोदाम में मटेरियल के कितने यूनिट्स रखना चाहोगे, ठीक है। अब मैं आपसे बातें शुरू करता हूँ। आप लोगों ने मुझे हाथ के हाथ जो है वो जवाब सोचने हैं, अपने जवाब मुझ तक पहुंचाने हैं। मुझे ये बताओ एज अ बिजनेसमैन, पहली बात तो वेदर यू विल थिंक अबाउट दिस कि मैं अपनी दुकान में कितना सामान रखूं, कम से कम मुझे अपनी दुकान में कितना सामान रखना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा मुझे अपनी दुकान में कितना सामान रखना चाहिए। क्या इस बारे में आप सोच विचार एनालिसिस करोगे? मतलब पहले मैं ये बात बच्चों से करना चाहता हूँ कि वेदर इज दिस टॉपिक रेलेवेंट और नॉट एज अ बिजनेसमैन लॉजिकली। तो सोचोगे नहीं सोचोगे भाई? बिल्कुल। एज अ दुकानदार क्या मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपनी दुकान में कितना सामान रखूं, कम से कम कितना रखूं? कम से कम मैं इसलिए सोचता हूँ कि यार, ताकि ऐसी घड़ी, ऐसी सिचुएशन कभी भी ना आए जब मेरे पास सामान खत्म हो जाए। ऐसी सिचुएशन शायद कभी ना कभी आ जाएगी, लेकिन मैं कोशिश तो कम से कम करूंगा ना कि ना आए। अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा के बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा। क्यों भाई? अगर आप ज्यादा से ज्यादा के बारे में नहीं सोचते तो वही, यू हैव सम लिमिटेशंस, यू हैव द लिमिटेशंस ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, यू हैव द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट। ये तो नहीं ना कि तुम मुकेश अंबानी होगी यार, जितना मर्जी खर्चा हो जाए चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं सोच सकता कोई। मुकेश अंबानी भी ऐसा नहीं सोचता होगा। चलिए, तो मेरा सवाल सिंपल सी बात है कि आपका जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो किन बातों पे, ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर के बेसिस पे यू कैन डिटरमाइन कि आपकी फैक्ट्री में कितना सामान आप रखोगे। सोचो, सोचना बड़ा जरूरी है भैया, सोचना बड़ा जरूरी है। सुना है ना, सोच तो कभी भी आ सकती है, सोचोगे तभी दिमाग में 10 चीजें निकलेंगी। डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं, सो हाउ विल यू डिसाइड। ये यार डिटर्मिनेंट्स की स्पेलिंग शायद मेरी थोड़ी गलत हो गई, मैं इनको ठीक कर लूं। डिटर्मिनेंट्स, चलिए, कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपको अपनी दुकान में सामान कितना रखना चाहिए? ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? बच्चों के अलग अलग जवाब आते हैं। सर डिमांड ऑफ माय प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए आपने मैं आपको याद दिला दूं कि हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो डिमांड वर्ड को ही मटेरियल के लिए अगर बोलूं तो द बेटर वर्ड इज कंजम्पशन। मुझे ये देखना चाहिए कि मेरे मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है ना। डिमांड वर्ड इज करेक्ट बट आई एम यूजिंग अ बेटर वर्ड बेसिकली, ठीक है, कि मेरे मटेरियल की जरूरत कितनी है मुझे, एक। दूसरा, आपको मेरे हिसाब से ये वाली बातें भी दिमाग में आती हैं कि सर जब मैं इन्वेंट्री लेवल सोचूंगा कि मैं दुकान में कितना सामान रखूं, तो मुझे ये भी सोचना चाहिए कि मेरी दुकान में जगह कितनी है, ठीक है। ये भी, लेकिन ये थोड़ी सी वही ना, एक थ्योरेटिकल बात साउंड कर रही है। नो, आई वांट समथिंग प्रैक्टिकल, आई वांट समथिंग क्वांटिटेटिव, ठीक है। एक फैक्टर, बेसिकली दो फैक्टर्स हैं, ध्यान से समझिए। दो फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे वी विल डिसाइड कि हम अपनी दुकान में सामान कितना रखें। एक, कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब ये तो जरूरी है जानना भाई कि सामान की जरूरत कितनी है, मटेरियल की जरूरत कितनी है एक दिन में। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम क्या बोलते हैं, तो मैं ब्रेड बनाने का काम करता हूँ, ठीक है। अब ब्रेड बनाने के लिए फ्लोर की जरूरत होती है, वीट, समझ सकते हैं आप। तो मेरे को वीट के कितने किलो वीट मेरे को चाहिए एक दिन की, ठीक है। कंजम्पशन, आई कैन मेजर इट इन द पर डे और पर वीक, पर मंथ, आपकी मर्जी है वो तो। और दूसरी चीज, एक नई चीज अब आपके सामने आने वाली है, वो है लीड टाइम। लीड टाइम, एक बात बताओ, जब जैसे आपके पास आपने कुछ वीट रखा हुआ है, ठीक है, जब वो वीट खत्म हो जाएगा या खत्म होने की कगार पर होगा तो आप क्या करोगे? उदास हो जाओगे? नहीं सर, मैं नेक्स्ट ऑर्डर के लिए फोन करूंगा, नेक्स्ट सामान मंगवाऊंगा, नेक्स्ट लॉट। अब यही तो पड़ा है ईओक्यू कि अगला सामान कितना मंगवाए। अब मुझे एक बात बताओ, अगला सामान क्या इंस्टेंटली छू मंतर की तरीके से आ जाएगा, शक्तिमान ले आएगा? आपने बोला मेरे को वीट के बैग मिल जाए, एकदम से आ गए, ऐसे होता है? नहीं ना। मैं ये बोलूंगा, हम कोई घरेलू बात नहीं कर रहे कि किराने की दुकान वाला तो मेरे नीचे बैठता है और मैं उसको फोन करता हूँ 2 मिनट में सामान आ जाएगा। सर
नो पहली बात तो वीट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरा कोई भी बिजनेस हो सकता है, सामान आने में टाइम भी लग सकता है, दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि सामान कितनी दूर से मंगवा रहे हो। क्या पता आपका सप्लायर दूसरे स्टेट का हो, ठीक है ना, बिजनेस में इंटर स्टेट भी सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। क्या पता आप सामान दूसरे देश से मंगवाते हो, ये भी हो सकता है, दूसरे देश से आने में और टाइम लगेगा। तो लीड टाइम का सिंपल सा मतलब है सर, मैं ब्रैकेट में लिख दूं, डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम, इट कैन बी डिलीवरी डेज, इट कैन बी डिलीवरी मंथ्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं चाइना से सामान मंगवाता हूँ, तो सामान आने में, कस्टम्स की क्लियरेंस वगैरह होने में, सब कुछ मेरे पास पहुंचने तक, ऑर्डर देने से मेरे पास सामान आने तक 1.5 मंथ्स लिखते हैं। इसे मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई लीड टाइम। अब आप मेरी बात समझो, टॉपिक ये चल रहा था कि हम सामान जो है वो कितना अपनी दुकान में रखेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये बोलूं कि आपको पता हो कि आपका नेक्स्ट ऑर्डर आने में 20 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, तो क्या आप अगले 20 दिन या 1 महीने की तैयारी पहले से अपनी दुकान में करके नहीं रखोगे? अगर आपको पता है कि मान लो सामान आने में 20 डेज लगने वाले हैं, तो 20 डेज के बराबर का वीट का स्टॉक क्या आप अपनी दुकान में पहले से नहीं रखोगे? बिल्कुल। बहुत ही लॉजिकल बातें हो रही है। हमारा सामान अगला कब आएगा इस पे डिपेंड करता है कि हम अपने पास कितना सामान रखते हैं। बहुत ही देसी घरेलू एग्जाम्पल दूं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में जो है वो माता जी कह रही हैं कि प्याज खत्म हो गई है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कितनी बची है? आज रात के खाने के लिए बची है। कहती है हाँ, आज रात के खाने के लिए बची है। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, कल सुबह ले आओ। कल सुबह ले आऊंगा। कौन सी दुकान के लिए? मेरे को 20 किलोमीटर दूर जाना है, घर के नीचे ही तो है, ठीक है ना। तो जब मुझे पता है कि घर के नीचे है तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं है। अच्छा, अब एक एग्जांपल और देता हूँ। अब जैसे आजकल थोड़ा सा पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कोरोना वायरस सिचुएशन पिछले साल से चल रही है, लोग बहुत घबराए हैं। पिछले साल तो ऐसा हुआ क्योंकि नए नए थे, तो लोगों को लगा कि राशन खत्म ना हो जाए, ठीक है, आपने देखा होगा किराने की दुकान पे सामान खत्म ना हो जाए। तो लोग सोच रहे हैं कि यार पता नहीं अब ये पेंडेमिक कब तक, जो है 2 महीने चलने वाला है, 3 महीने चलने वाला है, तो 2-2 3-3 महीने के बराबर का सामान खरीद कर अपने घर में रखने लग गए। आपने ये बात देखी? आपने ये बात नोटिस की होगी। तो वही बंदा सोच रहा है कि मेरा जो सामान, और थोड़ा कभी बीच में ऐसा हुआ भी कि डिलीवरी की दिक्कत होने लग गई, जो सामान पहले घर देने आते थे वो आने से मना करने लग गए, या 5-5 6-6 दिन बाद सामान आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को ये भी लगा कि भैया पता नहीं राशन कब तक मिलेगा, 2-3 महीने ये वायरस चलने वाला है, पता नहीं सामान नहीं आएगा। लोगों ने इसलिए तो दे थॉट कि 2-3 महीने का लीड टाइम है, तो 2-3 महीने का सामान स्टॉक कर लिया अपनी दुकान में। क्या आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हो? और मेरे दिमाग में तो और भी बातें चल रही हैं। अब वही जो बातें आपको इस चैप्टर में पढ़ाई हैं, अब भाई देखो, जो अमीर इंसान था जिसके पास वर्किंग कैपिटल थी, वो 2-3 महीने का सामान खरीद पाया। जो गरीब आदमी है जिसके पास नहीं है इतना पैसा, वो 2-3 महीने का सामान भी इकट्ठा कहां से खरीद लेगा? अगेन, और एक और बात, जिनके पास एक बड़ा घर है, बड़ी किचन है, जो 2-3 महीने के बराबर का राशन स्टोर कर सकते हैं, उन्होंने खरीदा। जो नहीं कर सकते वो क्या करें? क्या वो अलग घर या अलग किचन किराए पे लेंगे कि मुझे राशन स्टोर करना है? ऑब्वियसली नॉट। आप लोग मेरी इस घरेलू, इस जो पेंडेमिक से मैंने रिलेट करके सारी बातें बोली, क्या आप देख पा रहे हो? ठीक है। तो इसी दो मेजर फैक्टर्स मैंने लिख दिए, कंजम्पशन, आपको एक दिन में सामान कितना चाहिए, और आपको सामान आने में दिन कितना लगेगा। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे हमारा कंसेप्ट डिसाइड होगा। अब आगे की बात समझिए। अब सर क्या है, आपको एक दिन में कितने सामान की जरूरत पड़ती है और सामान कितने दिन में आता है, ये दोनों ही चीजें फिक्स नहीं है, ठीक है। यू कैनॉट स्पेसिफिकली से एक दिन में मेरे को 4 किलो वीट की जरूरत पड़ेगी, भाई कैसे कह सकते हो आप ये? ठीक है। ऑब्वियसली एज अ बिजनेसमैन आपका एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस के बेस पर अपना एक प्रिडिक्शन कर सकते हो, बेटर प्रिडिक्शन कर सकते हो, बट आप पत्थर की लकीर 100% लिख के नहीं दे सकते, क्योंकि आपको वीट कितना चाहिए होगा ये डिपेंड करता है कि ब्रेड कितनी बनानी पड़ेगी। ब्रेड कितनी बनानी पड़ेगी ये डिपेंड करता है कि एक दिन की डिमांड कितनी है। आप मेरी बात समझ रहे हो? सामान कितने दिन में आता है, अगेन इसकी भी श्योरिटी नहीं है, ठीक है। सामान कितने दिन में आता है, डिले हो जाता है, कुछ हो जाता है, ये कहीं ना कहीं मेरे सप्लायर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कितना दूर से मैं सामान मंगवाता हूँ, रास्ता क्या है,
ठीक है, अगर मैं दूसरे देश से मंगवा रहा हूँ तो फॉर्मेलिटीज भी बीच में बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। तो मैं दोनों के लिए मैं ये बात लिखूंगा कि नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक, ना तो हमारी एक दिन की कंजम्पशन स्पेसिफिक है और ना ही हमारा लीड टाइम स्पेसिफिक है। क्या आप ये बात समझे? मैंने ये बात दोनों के लिए बोली है, कंजम्पशन के लिए भी, लीड टाइम के लिए। अब भैया जब भी हम कुछ चीज को स्पेसिफिकली नहीं कह सकते तो जनरली इंसान तीन सिनेरियोज में सोचता है। अब यहां पर आप इंसान की सोच को, इंसान के नेचर को पकड़िए। जब भी हम कोई चीज स्पेसिफिकली किसी चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते ना, तो हमारा सोचना ऐसे होता है, कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा इतना, या शायद इतना। अब मेरी बात को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज हम ये ले लें कि यार एक दिन में क्या बोलते हैं कि तेरे को, एक दुकानदार के तौर पे मैं सोच रहा हूँ, एक दिन में मैं किराने की दुकान चलाता हूँ, चौकोपाई के डब्बे रखता हूँ मैं अपनी दुकान पे, एक दिन में कितने चौकोपाई के डब्बे तेरे बिक जाते होंगे? तो मैं अपने एक्सपीरियंस को सोच के आंसर भी ऐसे दूंगा, कम से कम इतने तो बिक ही जाते हैं। कभी कभार ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर कभी नहीं बिके, ठीक है, इससे ऊपर, ज्यादा से ज्यादा इससे ऊपर कभी नहीं बिके, और ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज इतने बिकते हैं। तो अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा इतना, ये ना इंसान की सोच पे डिपेंड करता है। और आप एक बात समझिए, अभी मैं आई एम डिसीजन मेकिंग कि मैं कितना सामान रखूंगा। तो बिजनेसमैन, सर बिजनेसमैन है तो एक इंसान ही, तो बिजनेसमैन की जो सोच है, बिजनेसमैन का जो नेचर है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना सामान रखेगा। सबसे पहली सोच होती है इंसान की, दैट इज पेसिमिस्टिक। नाउ आपने वर्ड सुना, व्हाट डू यू मीन बाय द पेसिमिस्टिक? सर पेसिमिस्टिक को हिंदी में बोलते हैं निराशावादी, ठीक है। ये पेसिमिस्टिक के एरो डाल के मैं ये लिखूंगा, मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही पक्का करवाने वाला हूं ये टॉपिक, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, नेगेटिव सोच रखने वाला, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं इसके लिए मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव वर्ड भी है, घबराने वाला बंदा, डरने वाला बंदा। एक अकाउंट्स का शब्द है कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव बंदा, ठीक है ना। कंजर्वेटिज्म याद है, अकाउंट्स का एक रूल था, कंसेप्ट था, जिसका दूसरा नाम प्रूडेंस भी था, जिसमें ये बोला गया था, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। ये भी एक तरीके का डर ही तो था। ये बोला जा रहा है कि बिजनेस में आने वाले फायदे के बारे में भले ही मत सोचो, भूल जाओ, लेकिन अगर आने वाला कोई प्रोबेबल लॉस है, उसके लिए पहले से प्रोविजन बना लो, जुगाड़ करके रख लो। समझ रहे हो? ये भी एक टाइप का पेसिमिस्टिक सोच थी। और अकाउंट्स में सलाह दी जाती है, बिजनेस में थोड़ा बहुत आपको पेसिमिस्टिक होना चाहिए, आपको अपने आने वाले बुरे वक्त का तैयारी करके रखना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक होना भी कई बार जिंदगी में खतरनाक हो जाता है। अब समझिए बात को, जरा यहां से रिलेट कर दूंगी ना, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर पेन। जो बंदा पेसिमिस्टिक है, मैं उससे पूछ रहा हूँ, और देखिए आप सिनेरियो समझिए, मैं हमेशा बताता हूँ बच्चे को कि इस टाइम पे हम एज अ बिजनेसमैन कौन सी स्टेज पर है, किस सिचुएशन में। मैं ऐसी सिचुएशन में हूं जब मेरे पास सामान नहीं है, ठीक है, एंड आई एम प्लानिंग कि मैं कितना सामान रखूं अपनी दुकान में, ठीक है। अब समझिए, जब आपके पास सामान नहीं है, विल यू वांट कि ज्यादा सामान की डिमांड आपके पास आए, कस्टमर्स आपके पास ज्यादा आए? भाई उस टाइम पे आप चाहोगे कि ना आए, ठीक है। ओवरऑल ऑब्वियसली एज अ दुकानदार आप चाहोगे कि आपकी दुकान में हमेशा भीड़ रहे, कस्टमर की डिमांड से भरी रहे। लेकिन जब दुकान में सामान खत्म हो गया है ना, तब तो आप ये प्रे करोगे कि ना ही आए, क्योंकि फिर आएगा और मना करना पड़ जाएगा, तो फिर वो गुडविल का नुकसान हो सकता है। तो अब जो पेसिमिस्टिक बंदा है, वो ऐसे सोच रहा है, मेरी भाषा को सुनिएगा, यार कहीं ज्यादा सामान की जरूरत पड़ गई तो, अगर ज्यादा कस्टमर्स आ गए तो, ठीक है। वो डर रहा है, वो डर रहा है। लीड टाइम की बात करूं, यहां भी डर रहा है, यार अगर सामान आने में ज्यादा समय लग गया तो, ठीक है, कहीं रास्ते का पुल टूट गया तो, ट्रक जो मेरा टेम्पो है वो टाइम पे नहीं आ पाया तो, पता लगे सप्लायर अपनी दुकान पे निकल रहा है, पीछे से उसकी बीवी ने उसको रोक लिया तो, वो हर बात पे तो कर रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जो नेगेटिव इंसान है वो हर बात पे तो कर रहा है। ये जो नेगेटिव इंसान है, वो कंजम्पशन को भी मैक्सिमम लेके चलेगा। क्यों सर? वो डरा हुआ है ना। मैं उसको ये कह रहा हूं, एक दिन में सर 100 किलो की जरूरत पड़ती है, वो डरा हुआ है, नहीं यार अगर कहीं ज्यादा की जरूरत पड़ गई तो, 150 की पड़ गई तो, 200 की पड़ गई तो,
300 की पड़ गई तो। और जो बंदा डरेगा ना, उसका जवाब मेरे पास एक ये है, भाई तू एक काम कर, तू ना मैक्सिमम रख ले अपने पास, ठीक है। वो तो कर रहा है, मैं उसे कह रहा हूँ एक दिन में 100 किलो की जरूरत पड़ रही है, वो सोच रहा नहीं सर एक बार तो ना ऐसा हुआ था, एक दिन में ना 500 किलो की जरूरत पड़ गई थी। मैं कह रहा हूँ तू एक काम कर, तू डरता बहुत है, तू 500 ही रख। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैक्सिमम को रिलेट कर पा रहे हो। वो बंदा, वही मैं कह रहा हूँ, सामान आ जाता है 5 दिन में, नहीं सर कभी कभार दिक्कत भी हो जाती है। एक बार तो ना मेरा एक जानकार है, मेरे चाचा का लड़का, उसका सामान 10 दिन में आया था। तो मैं कहूंगा यार तू फिर इतना डरता है, तू तो 10 दिन लेके चल। बंदा जो डरता बहुत है वो कंजम्पशन को भी मैक्सिमम लेके चलेगा और लीड टाइम को भी मैक्सिमम लेके चलेगा। सर हम फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चन में देखेंगे आपकी कंजम्पशन और लीड टाइम आपको 3 सिनेरियोज में दी होगी, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? मैं एक एग्जांपल आपको और देना चाहता हूं ताकि हर बच्चा कनेक्ट कर सके। इंश्योरेंस ना, इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव थिंग। हमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो डराया गया कि भाई साहब, जो आजकल आप देखते हो पॉलिसी बाजार के ऐड आते हैं, अक्षय कुमार आता है कई ऐड में कि जैसे ही हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे आपके मेडिकल का बिल बहुत ऊपर चला जाएगा और आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब वो तो मेडिकल इंश्योरेंस है, चलिए लेना चाहिए। आजकल तो मरने वाले इंश्योरेंस भी चल रहे हैं, अंग्रेजी में बोलूं तो टर्म इंश्योरेंस कहते हैं उनको, शायद आप अपने घर पे बड़ों से पूछिएगा तो आपको पता होगा। उसमें यह है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर मर जाते हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट जो है मिलेगा, ठीक है। और दैट्स अ पॉलिसी जिसके बारे में हमें यह कहा गया कि सर अगर आप एक मतलब अचानक आपकी डेथ हो जाती है तो इतने सारे खर्चे हैं, इतने पीछे कैसे क्या करोगे, ठीक है, आपको पैसा चाहिए होगा। एक बल्कि ऐड भी आता था, जो मुझे ऐड तो बहुत ही बेकार लगता है, जिसमें एक लेडी ये कहती है कि मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी बेटी को फॉरेन यूनिवर्सिटी भेजूंगी, लेकिन ये तो टर्म इंश्योरेंस लेना ही भूल गए। वो ऐसा लगता है उसमें, मतलब वाइफ सोच रही है कि उसे पता था कि हस्बैंड मरेगा, इतने पैसे मिलते तो मैं उसको फॉरेन यूनिवर्सिटी भेज देती, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब सुनिए, वो इंश्योरेंस हम कितने का लें, चलिए मान लेते हैं कि आपको लेना चाहिए, ठीक है, मेरे पास भी है और बहुत लोगों के पास होगा, लेना चाहिए, ठीक है। अब कितने का लें? एक बंदे से मेरी बात हो रही है, मैं उसे कह रहा हूँ यार एक काम कर, तू 2 करोड़ का ले ले। कह रहा नहीं यार 2 करोड़ तो बहुत कम पड़ जाएगा, यार मेरे बच्चे जो है कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत उनकी बहुत बड़ी बड़ी फीस है उनकी, ठीक है, ये है, मेरा घर का तो लोन चल रहा है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, और एक्स्ट्रा टेंशन। अब आज की तारीख में 2 करोड़ से क्या होता है, ये होता है। तो सर मैं तो सोच रहा हूँ 10 करोड़ का ले लूं। तो भैया वही अगेन, जो बंदा टेंशन ज्यादा लेता है वो हमेशा फैसला मैक्सिमम का करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? वो ज्यादा डरा हुआ है तो वो मैक्सिमम इंश्योरेंस का कवर लेना चाहता है, ये फिलॉसफी हुई। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो थोड़े बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ना व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक? ऑप्टिमिस्टिक वर्ड का मतलब हो गया सर आशावादी, जिसको अगेन मैं एरो डाल के सिंपल भाषा में ये लिख दूं कि थोड़ा सा पॉजिटिव नेचर का इंसान। जो सर पॉजिटिव नेचर के इंसान होते हैं ना, वो डरते कम है, डरते कम है और हर चीज को पॉजिटिव तरीके से ही सोचते हैं। जैसे जब बात हो रही है कि सामान नहीं है तो वो आराम से बैठा है, क्या हो गया सामान नहीं है तो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई तेरे को डर नहीं लगता, अगर लोग आ गए, कस्टमर आ गए तो मना करना पड़ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगी। कह रहा नहीं चिंता मत कर, ज्यादा 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 कंजम्पशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है थोड़ा बहुत सामान है, इतनी टेंशन नहीं है। जो बंदा ऑप्टिमिस्टिक है वो कंजम्पशन को भी मिनिमम लेकर चलेगा। बात समझ रहे हैं? और जब ये बात आ रही है, मैं उसे कह रहा हूँ अबे तुझे पता है कभी कभार तो 6-6 7-7 दिन लग जाते हैं सामान आने में। अब कह रहा नहीं यार टेंशन मत ले, सामान आ जाता है, 4 दिन में आ जाता है, 5 दिन में आ जाता है। तो जो बंदा मतलब हर सिनेरियो में पॉजिटिव सोचता है, समझ रहे हैं बात को, बंदा लीड टाइम को भी मिनिमम लेकर चलेगा, कंजम्पशन को भी मिनिमम लेकर चलेगा। मुझे पता है मैं थोड़ा सा समझाने में टाइम ले रहा हूँ, लेकिन सर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब जो एक होते हैं न्यूट्रल किस्म के बंदे, दैट मीन्स वो प्योरली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चलते हैं, वो ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और कहीं ना कहीं ऐसे ही हमें होना चाहिए। वो लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चलते हैं, वो लोग एवरेज अप्रोच पे चलते हैं, ठीक है। वो सिंपल सी बात है भैया, हम उनको डराते हैं तो वो डरते भी नहीं है,
हम उनको बहुत पॉजिटिव रहने के लिए कहते हैं तो वो बहुत पॉजिटिव भी नहीं कहते। उनका एक्सपीरियंस है, वो कह रहे जी 10 साल हो गए मुझे बिजनेस चलाते हुए, ठीक है ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे पता है एक दिन में मेरे को 10 किलो वीट की जरूरत पड़ती है और सामान 6 दिन में आ जाता है। उन्हें ये बात कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज पता है। वो भी कोई पत्थर की लकीर, वो डंके की चोट पे नहीं कह रहे, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर एवरेज आंसर दे रहे हैं। हम ज्यादातर अपनी जिंदगी में, सही बताऊं तो, एवरेज ही बोलते हैं। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मेरे से पूछे जी दिल्ली से आगरा जाने में कितना टाइम लगता है, अब या तो मैं डंके की चोट पे बोलूंगा या मैं ऐसे करके आंसर दूंगा कि यार मैं 10 बार दिल्ली से आगरा गया हूँ, ठीक है। तो या तो मैं ऐसे बोलूं कि पहली बार इतना टाइम लगा था, दूसरी बार इतना लगा था, तीसरी बार इतना लगा था, या मेरा कहने का तरीका होगा जी ऑन एन एवरेज इतना टाइम लगता है। तो ज्यादातर ऑन एन एवरेज ही हम जीते हैं। तो यहाँ पे बंदा कंजम्पशन को भी एवरेज लेके चलेगा और लीड टाइम को भी एवरेज लेकर चलेगा। और एवरेज करने का वैसे बेसिक एक तरीका होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। जैसे आप लोग एवरेज स्टॉक वगैरह में नहीं निकालते, ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो यार एवरेज ये कौन सा एवरेज है, मैं ये भी एरो डाल के लिख दूं। ऑब्वियसली दिस इज नॉट वेटेड एवरेज, आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर बात हो रही है सिंपल एवरेज की। दो चीजों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना एक तरीके से सिंपल एवरेज कहलाता है, रिथमेटिक मीन कहलाता है। अब अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, टेंशन मत लो। वहां पर आप देखोगे आपको जो कंजम्पशन है और जो लीड टाइम है वो मिनिमम भी दी होगी, मैक्सिमम भी दी होगी और एवरेज भी दी होगी या निकालनी पड़ेगी। क्या आप इस टॉपिक को पूरी तरह समझे? मैंने प्रॉपर स्टेप वाइज बताया कि कंजम्पशन पता होनी चाहिए, लीड टाइम पता होना चाहिए, दोनों ही स्पेसिफिक नहीं है। तो हमारी जो बेसिक सोच का तरीका है, मेरे ख्याल से मैं अगर किसी भी टॉपिक को आपकी सोच से रिलेट कर दूं ना, तो आपके लिए उसे याद रखना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। मैं रट्टा बिल्कुल मरवाने में बिलीव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कॉस्टिंग में फॉर्मुलेज हैं, फॉर्मुलेज याद करके जाओ बहुत तगड़े नंबर आएंगे। मैं ये मानता हूं तुम्हारे पास याद करने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ है। तुम कितना याद करोगे, तुम भी तो नन्ही सी जान हो, मासूम बच्चे हो भाई, है ना, कितना करोगे। तो चीजों को समझो, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई? टॉपिक अच्छे से अब शुरू होगा हमारा, अब शुरू होने वाला है, ठीक है। क्या मैं इसको हटा दूं? चलिए, अब लेवल्स निकालना है। सबसे पहली चीज जो मैं निकाल रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल बहुत अच्छे समझिए। सर ये क्या है रीऑर्डर लेवल? ठीक है भाई, देखो अभी आपने इससे पहले पढ़ा ईओक्यू, आपने पढ़ा ईओक्यू। में एक बात आपको हैशटैग डाल के और लिख दूं, ईओक्यू फुल फॉर्म इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब अगले ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी मंगवानी चाहिए। ज्यादातर जनरली जनरली इट इज, इसी को आर ओ क्यू भी कहते हैं। दैट मीन्स मैं पूरे फुल फॉर्म लिख दूं, री ऑर्डर क्वांटिटी। ई ओ क्यू को ही री ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। मैं ये जनरली वर्ड लिख रहा हूं क्योंकि अलग भी हो सकता है। एक्चुअली ईओ क्यू इज अ टेक्निक विच इज सजेस्टेड बाय मॉडल बॉमोल्स चाचा, याद है ना, उन्होंने सजेस्ट करी है। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है अगले ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी मंगवानी चाहिए। आप बोलोगे सर ये वही तो है। एक्चुअली एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर, अब देखिए ये तो बिजनेसमैन की अपनी मर्जी है। मैंने किसी बिजनेसमैन को ईओक्यू निकाल के दिया, सर एक बार में 400 किलो मंगवा लो। अब वो अलग दिमाग का बंदा कह रहा नहीं जी, मैंने तो पंडित से पूछा, उन्होंने मेरी कुंडली देख के बोला है जी एक बार में 500 मंगवाना चाहिए। तो वो आर ओ क्यू फॉलो कर रहे हैं 500, ईओक्यू 400 है। तो किसी केस में अलग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली ऑब्वियसली ईओक्यू को ही फॉलो करना चाहिए। अब ये था, इसका मतलब डिफरेंट कलर पेन में लिख रहा हूं, इसका मतलब था व्हाट क्वांटिटी, व्हाट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, हमें अगले ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए, इसके बारे में लिखूंगा। व्हेन द नेक्स्ट क्वांटिटी, व्हेन द नेक्स्ट ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड, व्हेन द नेक्स्ट ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड। अब सर मैंने व्हेन वर्ड लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई टाइम की बात कर रहा हूं कि मैं कितने बजे नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करूंगा, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, वो बात नहीं हो रही भाई। सिंपल भाषा में बोलूं, आप एक बात बताओ, आप दुकानदार हो, पिछले 5 साल से बिजनेस चला रहे हो, क्या आप इस बारे में नहीं सोचोगे, या 5 साल हो गए तो क्या आपको ये अंदाजा नहीं लग गया होगा कि कितना सामान बचने पर आप नेक्स्ट ऑर्डर के लिए फोन कर देते हो? कितना सामान बचे तो एक तरीके से खतरे की घंटी बज जाती है कि नहीं नहीं यार अब तो बहुत कम सामान बचा है, एक काम कर नेक्स्ट ऑर्डर के लिए फोन कर दे। ऐसी एक स्टेज नहीं होगी क्या, ऐसा एक लेवल नहीं होगा?
ठीक है, तो मैं सिंपल भाषा में ये लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ यूनिट्स remaining in the godown, number of units remaining in the godown at which next order is being placed। ठीक है, कितना सामान बचने पर आप नेक्स्ट ऑर्डर के लिए फोन मिलाओगे। मेरे को, मैं दो बातें करने वाला हूं। एक, क्या आप अगला ऑर्डर तब प्लेस करते हो जब आपकी दुकान में सामान जीरो हो जाता है जी। मैं ब्रेड का बिजनेस करता हूं, मेरी दुकान में जब ब्रेड बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, क्या तब मैं नेक्स्ट ब्रेड का लॉट मंगवाने के लिए फोन करूंगा? भाई अगर नेक्स्ट ब्रेड का लॉट आने में मान लो 5 घंटे लगेंगे, तो क्या 5 घंटे दुकान बंद रखने वाले हो? बिजनेसमैन दुकान तो बंद बिल्कुल नहीं करता, मेरी बात समझ रहे हो? जीरो लेवल पर तो नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे, तो कुछ तो लेवल होगा, कुछ तो अनुमान लगा रखा होगा कि इतनी ब्रेड जब मेरी दुकान पे बच जाएंगी तो भैया मैं नेक्स्ट ऑर्डर के लिए फोन करूंगा। घरेलू एग्जाम्पल, घरेलू एग्जाम्पल, ठीक है। मेरी माता जी ऑब्वियसली सर क्या कहते हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड है, हर माँ बहुत एक्सपीरियंस्ड होती है, ठीक है। अब वो ये कह रही हैं कि भैया 4 प्याज बची हैं घर में, प्याज लिया नीचे से, मैं 4 है, ये 4 तो अभी रात के खाने में खत्म हो जाएंगी, अभी रात के खाने में खत्म हो जाएंगी। दैट मीन्स वो 4 प्याज उनका रीऑर्डर लेवल है एक तरीके से। अब बात को समझ रहे हैं कि ये 4 तो अभी खत्म हो जाएंगी, अब नेक्स्ट तू प्याज लाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली प्याज इज नॉट अ वेरी बिग एग्जांपल, प्याज लाने में कोई, प्याज आने में कोई बहुत घंटे नहीं लगते, ठीक है। कोई और चीज होती है जिसको आने में टाइम लगता है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आई प्लेस द ऑर्डर, और आज की तारीख में तो बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, वो अपनी जो सब्जी वगैरह है या घर का जो सामान है वो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, बिग बास्केट और इन सबसे मंगवाते हैं, इनके डिलीवरी आने में टाइम लगता है। देयर कैन बी मैक्सिमम 1 डे ऑल्सो, देयर कैन बी मैक्सिमम, वही कंजर्वेटिव है हम लोग भी थोड़े, मैक्सिमम 1 दिन लगता है, ठीक है। अब वो 1 दिन भी तो चलाना है, क्या वो 1 दिन हम भूखे प्यासे रहने वाले हैं? तो हम अपने घर में जो स्टॉक है वो इतना तो रखते हैं कम से कम कि 1 दिन का काम चल जाए। तो दैट्स बेसिकली रीऑर्डर लेवल, जब आपको नेक्स्ट ऑर्डर के लिए फोन कर देना चाहिए, दैट्स रीऑर्डर लेवल। और मैं आपको इसका एक तरीका जो है वो मैं अब यहाँ पर समझाने वाला हूँ, और समझिए बहुत ही बेसिक तरीके से समझिए। एक यहाँ पर एक नई चीज आने वाली है, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, पहले फॉर्मूला पूरा लिख दूं, मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन, इट कैन बी पर डे और पर वीक, मैं ऐसे पर डे लिख रहा हूँ, ठीक है, इनटू एवरेज लीड टाइम। और सर एक बेसिक सी बात बोलूंगा, अगर आपका एवरेज कंजम्पशन आपने पर डे लिखा है तो लीड टाइम को भी आप डेज में ही लिखेंगे। अब ये तो मैथमेटिकल बात हो गई कि जब दो चीजों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो उनका बेस जो है वो आपको सेम लिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझाता हूं कि आपका मिनिमम लेवल को, और बहुत समझने वाला है, पहली बता रहा हूं, रट्टा मारने की बिल्कुल भी आप लोगों को जरूरत नहीं है। देखिए सर, अब जैसे मिनिमम लेवल आप लोगों के लिए एक नया शब्द है, मैं समझा दूं, कोई टेंशन मत लेना। तो मिनिमम लेवल का पहले तो एक दूसरा नाम है, दैट इज, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक, नाम में सेफ्टी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये क्या है, मिनिमम लेवल में आपको यहाँ समझाऊंगा, सेफ्टी स्टॉक आपको मैं अलग से समझा रहा हूँ। देखिए, डोंट यू थिंक कि जैसे वही, अगेन मुझे बिजनेस चलाते हुए 5 साल हो गए, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ ना कुछ ऐसा क्वांटिटी मैंने सोच के रखा होगा एज अ सेफ्टी स्टॉक, एज अ रिजर्व। रिजर्व इज अ वेरी बेटर वर्ड फॉर इट, कि इतना सामान मैं अपनी दुकान में हमेशा रखूंगा, कम से कम इतना सामान मैं अपनी दुकान में हमेशा रखूंगा कम से कम। क्यों? ताकि कभी, क्यों रख रहे हैं यार, ऑब्वियसली ताकि कभी भी हमारे पे बुरा वक्त ना है, कभी भी ऐसा ना हो, कि कम से कम इतना तो रखूंगा कि कभी भी ऐसा हो कि कस्टमर आ गए या थोड़ा ज्यादा कस्टमर आ गए तो मेरे को कभी कस्टमर के सामने हाथ ना जोड़ने पड़े कि भाई साहब सामान खत्म हो गया। डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल। मैं आपको मिनिमम लेवल और रिजर्व पहले तो मैं लिख दूं इसके बारे में, ठीक है। इट इज अ लेवल, या इट इज द यूनिट्स which are kept always
बहुत सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, विच आर केप्ट ऑलवेज बाय द बिजनेसमैन, बाय द बिजनेसमैन टू, मैं ऐसे लिख रहा हूं, फॉर इमरजेंसी पर्पस, इमरजेंसी पर्पस। इमरजेंसी को ही मैं हिंदी में बोल रहा हूं बुरा वक्त, ठीक है। बुरे वक्त से बचने के लिए एक बिजनेसमैन जो सामान हमेशा, यहां पर मैं ना इस बात को थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहूंगा, ठीक है, कि केप्ट ऑलवेज, ठीक है ना, बिजनेसमैन हमेशा इतना सामान रख कर चलता है, ठीक है। मतलब 1500, जैसे लेट से 1500, तो जब ये 1500 खत्म हो जाएंगे तो दोबारा से 1500 को भर लेगा, ताकि हमेशा 1500 का लेवल बना रहे। और इमरजेंसी पर्पस के लिए, इमरजेंसी पर्पस के लिए मैं आपको इसके रिलेट कराने के लिए एग्जांपल देना चाहूंगा, आपकी बाइक और गाड़ी का रिजर्व, जो रिजर्व का सिस्टम है, ये गाड़ी की कंपनी नहीं बनाया वैसे तो, उसके हिसाब से तुम्हारा, एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हारा गाड़ी में 5 लीटर का रिजर्व हमेशा रहेगा। What is that? That's a minimum level of petrol. That's a minimum level of petrol, कि इतना पेट्रोल आपकी गाड़ी में हमेशा होगा, ताकि कभी भी आपके ऊपर बुरा वक्त ना आए। क्या है बुरा वक्त? ऐसी सिचुएशन ना आए कि पेट्रोल आपका, देखिए जब गाड़ी में आपका पेट्रोल खत्म होता है तो एक रिजर्व का इंडिकेटर होता है। सर ये बाइक्स में भी होता है, हो सकता है बहुत बच्चे बाइक राइडर हो, वो मेरी बात को रिलेट करें। बाइक में भी एक पर्टिकुलर रिजर्व लगता है ना, द रिजर्व इज बेसिकली एन इंडिकेशन कि सर अब पेट्रोल खत्म होने वाला है, यानी इसके बाद जो पेट्रोल बचा है ना, वो रिजर्व की टंकी है, वो रिजर्व की टंकी है। तो रिजर्व लगने, इट्स एन इंडिकेशन कि अब आपका मिनिमम लेवल बचा है, तो प्लीज बेटर यू गो टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप एंड रिफिल। हाँ वो अलग बात है कि बहुत सारे हम में से ऐसे लोग तो खतरों के खिलाड़ी हैं, वो तो कहते हैं क्या दिक्कत है यार, रिजर्व में ही चल जाएगी, अभी तो 50 किलोमीटर, देख मैं चला के दिखाता हूँ। पता लगे वो निकल लगे जी, चलो जी मूर्थल चलते हैं पराठे खाने, फिर पता लगे बाइक को रेड़ रहे हैं। देखा, वो मैंने तो फ्लाईओवर पर भी लोगों को बाइक जो है वो ऐसे रेड़ते हुए देखा। तो भैया वो तुम्हारी बेवकूफी है, जब बाइक में रिजर्व लगा था तो क्यों नहीं गए थे पेट्रोल भराने, तुम बन रहे थे फैंटम। नहीं जी, हम तो मिनिमम लेवल को भी चलाएंगे। इसलिए एक बात बोल रहा हूं, बहुत ही देसी एग्जांपल से, प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं चीजों को सिखा रहा हूं। मिनिमम लेवल इज नॉट टू बी यूज्ड जनरली, क्या लिख रहा हूं, मिनिमम, मिनिमम लेवल इज नॉट टू बी, नॉट सर नॉट, एक सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, नॉट टू बी यूज्ड जनरली, ठीक है ना। आप, मैंने क्या बोला, मिनिमम लेवल इमरजेंसी बुरे वक्त के लिए रखा है, और बुरा वक्त तुम जबरदस्ती क्यों ला रहे हो, वही बाइक वाला, ठीक है। अगर कोई अपना रिजर्व लगने पर भी पेट्रोल नहीं भरवाने जा रहा और मिनिमम लेवल को यूज करके बाइक चला रहा है, तो भैया वो खुद खतरे को, आफत को न्योता दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? जबरदस्ती अपना इमरजेंसी क्यों ला रहे हो, बुरा वक्त क्यों ला रहे हो? ऐसे ही देखो, हो सकता है मेरी कई बच्चे ये बात को सुन के बड़े, सर इमरजेंसी के लिए तो है, आप कह रहे हो यूज नहीं करना, मैं कह रहा हूँ यार जनरली यूज नहीं कर रहा, जबरदस्ती क्यों इमरजेंसी क्यों लेकर आ रहे हो? अगर पहले ही दिख रहा है कि मेरा जो सामान है वो 1500 के लेवल तक पहुंच गया है, बेटर प्लेस द नेक्स्ट ऑर्डर, डोंट यूज दैट 1500, वो 1500 बुरे वक्त के लिए रखा है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट, मैं प्लीज अपने दिमाग में कोई ये मत लाइएगा कि मैं तो सब्जी का बिजनेस कर रहा हूँ, संतरे का बिजनेस कर रहा हूँ, चलो 1500 खराब हो जाएंगे। यार नॉर्मल एग्जाम्पल है, वो सब्जी तरकारी के बीच में लेकर आ रहे हो, बात को समझ रहे हैं आप मेरी? दिस इज मिनिमम लेवल। तो ये जो सेफ्टी स्टॉक है, ये तो हमेशा आप अपनी दुकान में रख के चलते हो। दोबारा से बता दूं, कई बीच में कुछ बच्चे भटक गए हो, सर बात क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे रीऑर्डर लेवल की, कितना सामान रखा होना चाहिए बिफोर प्लेसिंग द न्यू ऑर्डर। तो ये तो हमेशा ही रखा होना चाहिए, ये तो हमेशा रखा होना चाहिए। अब आगे सुनो, ऑन एन एवरेज तुम्हारी दुकान में सामान आने में 6 दिन लगते हैं, क्या तुम 6 दिन के बराबर का सामान अपनी दुकान में ऑलरेडी रख के नहीं चलोगे? वो जो 1500 था, दैट्स अ मिनिमम लेवल, वो अलग है। 1500 मिनिमम, 1500 एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कई बच्चे सोच रहे 1500 क्या, 1500 मिनिमम लेवल अलग है। इसके अलावा सामान आने में 6 दिन लगते हैं, क्या 6 दिन के बराबर का सामान अपनी दुकान में रख के नहीं चलोगे? तो यही तो है, देखो एक दिन में कितने सामान की जरूरत पड़ती है इनटू ऑन एन एवरेज सामान आने में कितने दिन लगते हैं। क्या आपको ये पूरा तरीका समझ में आया? मैंने एक तरीके से ये जो फॉर्मूला है, आप ये कह सकते हैं, एरो दे के लिख रहा हूं, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये एवरेज अप्रोच पर है,
एवरेज अप्रोच। ठीक है जी, थोड़ी सी यहाँ पे हल्की सी जगह खाली कर देता हूँ, ये ऊपर वाला जो है ये हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब सब कुछ क्लियर है सर? कोई भी डाउट हो प्लीज पूछना, ठीक है, और सिर्फ फॉर्मूले के पीछे ना भागे। अच्छा, इसी रीऑर्डर लेवल का सर दूसरा फॉर्मूला भी है। ये जो फॉर्मूला है ये है कंजर्वेटिव अप्रोच पर। कंजर्वेटिव कुछ याद आ रहा है? कंजर्वेटिव डरने वाला बंदा, थोड़ा सा घबराया हुआ बंदा। अब सोचिए, घबराया हुआ बंदा ये सोच रहा है कि मैं कितना सामान रखूं बिफोर प्लेसिंग अ न्यू ऑर्डर। सर जो बंदा घबराया हुआ है ना, वो तो ज्यादा से ज्यादा सामान अपनी दुकान में रख के चलेगा बिफोर प्लेसिंग अ न्यू ऑर्डर। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा सामान अपनी दुकान में रख के चलेगा बिफोर प्लेसिंग अ न्यू ऑर्डर, क्योंकि वो तो डरता है ना कि सामान आने में ज्यादा दिन ना लग जाए, कहीं सामान के ना होने पे ज्यादा कस्टमर ना आ जाए, ज्यादा सामान की जरूरत ना पड़ जाए। तो भाई जो डरा हुआ है वो हर चीज को मैक्सिमम लेके चलेगा। ये बात पहले भी समझाई गई थी। आई होप अब आप मेरी पुरानी एक्सप्लेनेशन को बार बार दिमाग में ला रहे हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम, समझ रहे सर? जो बंदा डरा हुआ है वो ज्यादा सामान अपने पास रख के चले। वही वाली बात कि कोरोना के टाइम पर लोगों को लगा जी 2.5-3 महीने तक राशन नहीं मिलेगा, लोगों ने 2.5-3 महीने का सामान एज अ रीऑर्डर लेवल पहले से अपने घर में रख लिया। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? अच्छा, लगे हाथ मैं आपको रीऑर्डर लेवल के लिए भी एक सेपरेट वर्ड, सॉरी लीड टाइम के लिए, और लीड टाइम के लिए मैंने डिलीवरी डेज का मतलब समझाया था, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार एक वर्ड और यूज करते हैं। लिख लीजिए, मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको मैं सारे वर्ड्स बताऊं। रीऑर्डर पीरियड, अगला सामान कितने दिनों में आएगा, इसको रीऑर्डर पीरियड भी कहा जा सकता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात क्लियर है। चलिए, तो दिस इज अब जब दो फॉर्मूले दे दिए, पहली बात तो यार बचपन से बाहर निकलो, कोई ये ना बोले सर दो फॉर्मूले दोनों से आंसर सेम आते हैं। यार अप्रोच अलग अलग है, फिलॉसफी अलग अलग है, आंसर सेम कैसे आ सकता? अब बात आती है दोनों में से कौन सा यूज कर लूं, ये या ये? आप बताओ सर, कोई है आपके पास कहना कुछ है? मैं सर टिक मार रहा हूं, आपको प्रायोरिटी में ये करना है, प्रायोरिटी में आपको ये करना है। क्यों? थोड़ी देर पहले वैसे बोल कर चुका हूं, अकाउंट्स की, बिजनेस की पॉलिसी है, कंसेप्ट है, बी कंजर्वेटिव। थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो, है ना, एक एक्स्ट्रा तैयारी करके रखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कोई ये सोच रहा है जैसे जनरली सामान आने में 7 दिन लगते हैं, कोई सोच रहा है यार 7 के 8 भी हो सकते हैं, तो एक दिन का सामान अगर कोई एक्स्ट्रा रख के चल रहा है, मैं ऐसे बंदे को कोई बहुत बेवकूफ तो नहीं कहूंगा यार। ठीक है, थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव लाइफ में होना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, हमारे, मैं बहुत ही वही अगेन मैं बहुत देसी एग्जांपल दूंगा, कई बच्चे मेरी एग्जांपल को सुन के हंसेंगे। ठीक है, जब हमारे शादी होती है घर में तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाते हैं शादी के इंतजाम को लेकर। अब बात हो रही है शादी में कितने प्लेट खाना रखना है, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन कोविड सिचुएशन। ठीक है, मैं बोलना मत सर 50 लोग भी आ सकते हैं आप तो, ठीक है, मैं नॉन कोविड की बात कर रहा हूँ। हम जी मैं कह रहा हूँ 200 प्लेटें रख लो, 200 बहुत है। नहीं नहीं यार, कम नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा लोग आ गए तो 250 लोग आ गए तो 300 लोग आ गए तो पता लगा अपने पड़ोसियों को भी लिया, बच्चों को भी लिया, तो एक काम करो 350 प्लेट रख लो। तो वहां पर हम कंजर्वेटिव पॉलिसी यूज कर रहे हैं। जो ये जनरली शायद आपने भी ये शब्द सुने होंगे कि ज्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, नहीं यूज होंगी प्लेटें वापस चली जाएंगी, क्या हो गया? मेरी बात समझ रहे हो? ये सोच, ये बेसिक सोच है। इसलिए मैं, देखिए यार, पूरी पढ़ाई इंसान ने ही तो बनाई है, मतलब दूसरे गोला से आई है क्या भैया? दूसरे गोला से आई है? नहीं, हमने बनाई है, तो हमारी सोच के हिसाब से ही है सब कुछ। ठीक है जी, आप समझिए चीजों को। तो प्रायोरिटी में ये यूज करना है, बिकॉज यू शुड बी कंजर्वेटिव अ बिट, अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स एटलीस्ट, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं वो ये है, यू नीड टू कैलकुलेट मिनिमम लेवल। सर मिनिमम लेवल कैसे निकालेंगे? भाई मिनिमम लेवल निकालने के लिए ना इसी वाले फॉर्मूले को घुमा लो। ठीक है, आप रीऑर्डर लेवल जैसे मर्जी निकालें, मान लीजिए भले आपने रीऑर्डर लेवल इस वाले फॉर्मूले से निकाला है, उसके बाद भी फॉर मिनिमम, फॉर कैलकुलेटिंग द मिनिमम लेवल यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। दैट मीन्स आप इसे घुमाइए, घुमाने में मतलब वही इधर उधर ले जाना, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन
सो रीऑर्डर लेवल में से माइनस कर दीजिए अपना एवरेज कंजम्पशन पर डे इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है भाई, कुछ समझ में आ रहा है? कोई बहुत ज्यादा कोई तंत्र मंत्र नहीं फूक दिया मैंने, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया मैंने। क्या किया है, ये जो आपका ऊपर वाला फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का, मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, जो आपका एवरेज अप्रोच से था, ठीक है, उसी में आपको मिनिमम लेवल निकालना है, तो एवरेज वाले पोर्शन के ब्रैकेट को उठा के उस तरफ ले गया। ठीक है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात तो मैंने नहीं करी। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम हम लोग निकालने वाले हैं, थर्ड वन इज मैक्सिमम लेवल। ठीक है, अब मैक्सिमम लेवल, मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लेवल शब्द सुन के आपको मतलब का अंदाजा तो लग ही गया होगा। मिनिमम लेवल का मतलब था कि कम से कम मेरे को अपनी दुकान में कितना रखना है, तो मैक्सिमम लेवल का मतलब हो गया कि मैक्सिमम यूनिट्स टू बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। देखिए, मैं आपको अपनी ना बहुत ही बेसिक भाषा में ये लिखवा रहा हूँ। मैं कभी ये बात की गारंटी नहीं देता कि आपको सेम शब्द, सेम एग्जैक्टली सेम शब्द आपको स्टडी मॉड्यूल पे मिलेंगे, और मैं आपको ऐसा लकीर का फकीर बनना भी नहीं है यार। ठीक है, मतलब प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हो, मतलब समझने पे ध्यान दो। ठीक है, और हाँ, एक बात मैं और बता दूं, मैं पहले भी कई बार बोलता रहता हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई के अलावा आपको और मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, आई एम नॉट अ टाइप ऑफ दैट टीचर की जो बोलो यार जो मेरी बुक को ही कर जाओ, मैं जो करा रहा हूँ वो ही भैया आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। सर, आपको अपनी चिंता करनी पड़ेगी, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशंस प्राइवेट ऑथर मैंने कभी नहीं बोला। ठीक है, हमारा इंस्टीट्यूट हमें बहुत मदद करता है, भले वो सीए का हो या सीएमए का हो। जिनके पेपर दूर हैं वो स्टडी मॉड्यूल अच्छे से पढ़े। ठीक है, थ्योरेटिकली भी पढ़े। ठीक है, इलस्ट्रेशंस भी करें, देखो ना कि आपसे हो भी पा रही है नहीं हो पा रही, थोड़ा इस बहाने वेरीफाई भी हो जाएगा कि मैं भी आपको ठीक पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, करो, सारे काम करो, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। जिनके पेपर नजदीक है, ठीक है, जो सोच रहे हैं कि स्टडी मॉड्यूल तो बहुत बड़ा होता है सर, कैसी बातें कर रहे हो, वो प्रायोरिटी में अपने पास्ट ईयर के एग्जाम्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स करें। मैंने बोला इंस्टीट्यूट बहुत कुछ दे रहा है, सीरियसली जो मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको कराते हैं, और वो हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से कंपैरेटिवली टफर होते हैं। मतलब आप अगर अच्छे लेवल की टफ मेहनत करके जाओगे तो पेपर आपको आसान लगेगा। कई बच्चों को ये लगता है कि सर पेपर में आने वाले क्वेश्चंस बहुत मुश्किल है। एक मुझे याद है, मैं यूट्यूब पे एक सेशन ले रहा था, सो यू नो आई वाज डूइंग द मॉक टेस्ट पेपर। आई थिंक मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 2020 में सॉल्व करवा रहा था लाइव। तो बच्चा भाई, यूट्यूब पे अलग अलग किस्म के बच्चे आते हैं, बोल के निकल गया, सर एमटीपी तो आसान होती है सर, इंस्टीट्यूट एमटीपी आसान देता है, पेपर मुश्किल आता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो मॉक टेस्ट पेपर करने में मेरी खुद की हालत खराब हो गई थी। और उसी दिन इन द इवनिंग, लेटर इन द इवनिंग, मैंने नवंबर 2019 का एग्जाम सॉल्व करके दिखाया था, और एग्जाम सॉल्व करना वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी, कुछ मत छोड़ो ना यार। छोड़ना क्यों है? देखो, अब बीइंग अ सीए एंड सीएमए स्टूडेंट आप ये तो बात कर ही नहीं सकते सर मैं सिर्फ इतना कर दूं मेरा हो जाएगा। भाई, इस बात का कोई जवाब नहीं है। तुम 10वीं बीकॉम नहीं कर रहे, प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको कुछ भी छोड़ने की सलाह तो दूंगा नहीं। ठीक है, मेरी बुक जिससे मैं आपको बेस बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने भी आपको बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन डाल रखे हैं, और इसके अलावा अपने इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशन से प्रैक्टिस। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम लेवल की बात हो रही थी, अब ध्यान से देखना, पहले लिख लूं फिर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है ना, ध्यान रखो कि हम निकाल क्या रहे हैं, हम मैक्सिमम लेवल निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा समझाना शुरू करूं। इतना पहले से रखा हुआ हमने, रीऑर्डर लेवल का मतलब जानते हो ना, कितना होने पर नेक्स्ट ऑर्डर के लिए फोन करूंगा, इतना तो रखा ही हुआ है। प्लस अगले ऑर्डर में इतना और आएगा, अगले ऑर्डर में इतना और आएगा, और अगला ऑर्डर आने में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ दिन लगेंगे। अब मेरे से कोई पूछ रहा है सर इस बीच में आपको कुछ सामान जाएगा नहीं, कुछ यूज नहीं होगा? मैंने कहा यार यूज होगा तो कम से कम इतना हो जाएगा, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। अब देखिए, ये जो मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम है, ये ब्रैकेट, ये माइनस में जा रहा है। एक भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको मैक्सिमम रखना है तो मिनिमम का आउटफ्लो करना होगा ना। इतना पहले से रखा हुआ है, इतना और मंगवा लिया, माइनस अगर जाएगा तो इतना चला जाएगा। क्या आपको मैक्सिमम लेवल का कंसेप्ट समझ में आया? बहुत ईजी है भाई।
इसके बाद एक चीज और बताऊं, फोर्थ पॉइंट, दैट इज आपका एवरेज लेवल। एवरेज लेवल, देखिए एक तो इसका बहुत बेसिक फॉर्मूला जो शायद बच्चों को समझ या आ भी गया होगा दिमाग में, सिंपल एवरेज के बेस पर अरिथमेटिक मीन वाला काम, यानी मिनिमम लेवल आपने निकाल लिया प्लस मैक्सिमम लेवल आपने निकाल लिया, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करो, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। इट इज जस्ट लाइक जैसे आप स्टॉक वगैरह के लिए कई बार करते हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, बहुत ही बेसिक सिंपल एवरेज यहाँ पर हो रहा है। इसका दूसरा तरीका ध्यान से देखो यार, मिनिमम लेवल, देखिए हम किसी भी चीज को, अभी पूरा कर रहा हूं इसको, डिवाइड बाय 2 हम इसलिए करते हैं क्योंकि वी आर वी आर नॉट कंफर्म्ड, वी आर डिवाइड बाय 2 हम बात कर रहे हैं ऑन एन एवरेज कितना अपनी दुकान में रखे हैं, तो हम बोलते हैं भैया कम से कम इतना रखने का सोचा है, ज्यादा से ज्यादा इतना रखने का सोचा है, तो ऑन एन एवरेज डिवाइड बाय 2 कर लो, तो ये तो जुगाड़ हो गया, सिंपल एवरेज। ये और बताओ से तो बेहतर फॉर्मूला ही है जो अब मैं लिखवा रहा हूँ, देखो मिनिमम लेवल प्लस ईओ क्यू या आर ओ क्यू जो भी आप उसे कहें, और ईओ क्यू को डिवाइडेड बाय 2 करना, डिवाइडेड बाय 2 करना। भाई कुछ ध्यान आ रहा है क्या? ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन आपने पहले देखा हुआ है? बताओ मुझे कुछ, क्या ये वाला फ्रैक्शन आपने पहले देखा हुआ है? हाँ सर कुछ धुंधला धुंधला याद तो आ रहा, देखा तो था। भाई इसी के बेस पे तो तुम अपने एवरेज कैरिंग यूनिट्स निकालते थे, वहां पर भी एवरेज शब्द यूज किया था मैंने, एवरेज शब्द वहां पर भी था। तो ऑन, अब देखो डिवाइड बाय 2 हम उसे करते हैं जिसके बारे में हमें फिक्स नहीं होता। यार मिनिमम लेवल तो मैंने फिक्स ही किया है दुकानदार ने कि मैं कम से कम इतना सामान हमेशा अपनी दुकान में रखने वाला हूँ, इसको क्यों डिवाइड बाय 2 कर रहे हो? इसको डिवाइड बाय 2 करो। ये इसका लॉजिक ये था कि जितना मैं खरीद रहा हूँ अगले ऑर्डर में, उसमें से कितना सामान मैं रखूंगा मुझे कंफर्म नहीं है, तो ये लॉजिकली ज्यादा बेटर फॉर्मूला हुआ। अगेन बात ये आएगी सर कौन सा वाला करें? सर देर इज नो रिकमेंडेशन, इसमें कोई ऐसा कोई कंजर्वेटिव अप्रोच या वो ऐसा कुछ नहीं है। दो बातें बोलूंगा, क्वेश्चन में जो आपको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लगे कि ये इन्फॉर्मेशन है तो मैं कर लूं वो कर लेना, या फिर मैं छोटी सी रिकमेंडेशन ये भी दूंगा हैशटैग डाल के कि अगर आप दोनों कर सके तो दोनों कराना, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है यार, 1-2 घंटे घंटे थोड़ी लगने दोनों काम करने में, है ना? दोनों कराना यार, ठीक है ना, बी अ बिट कंजर्वेटिव, एग्जामिनर नंबर ना काटे, मैं ये चाहता हूँ अल्टीमेटली। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो इस तरीके से ये है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमने जब ईओक्यू वाले क्वेश्चंस करे तो वो किसी क्वेश्चन में मिनिमम लेवल था नहीं हमारे, नहीं तो हम वहां पर भी शायद अपनी एवरेज कैरिंग यूनिट्स या कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए ये पूरा तरीका यूज करते, हम सिर्फ ये करते थे ईओक्यू बाय 2, अगर मिनिमम लेवल होता तो ईओक्यू बाय 2 प्लस मिनिमम लेवल के बेस पर मैं अपनी कैरिंग कॉस्ट निकालता। आई होप मेरी बात क्लियर है। चलिए एक बात, अच्छा इसको हटा दूं स्क्रीन से। चलिए एक बात तो मेरे दिमाग में आ रही है, मैं पहले लिख लेता हूँ, मैं भूल ना जाऊं कहीं आपको, ठीक है? डिफरेंट कलर, अब न्यू स्क्रीन है तो ये पेन भी चेंज कर लेते हैं। चलिए, कंजम्पशन शब्द और दूसरा आपका लेवल शब्द, सर ये दोनों शब्द एक नहीं है, ठीक है? अभी चिंता मत करो, नॉट इक्वल टू कर रहा हूं इसको मैं, ठीक है? कंजम्पशन शब्द और लेवल शब्द एक नहीं है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। कंजम्पशन का मतलब एक तरीके से हुआ कि आपको कितने सामान की जरूरत है, लेवल शब्द का मतलब हुआ आपको कितने यूनिट्स अपने गोदाम में रखने हैं। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? दोनों में फर्क हो जाता है, ठीक है? ध्यान रखना, ये डाउट एक बार आया था, ठीक है? तो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को याद करके अपने माइंड में कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है? इसके अलावा एक चीज मैं और करा रहा हूँ, एवरेज लेवल हमने कर लिया, द लास्ट वन, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। डेंजर लेवल आपसे पूछा जा सकता है, सर ये क्या सर डेंजर लेवल? सर 440 वोल्ट का झटका, ये क्या डेंजर लेवल? भाई बता दूं आपको, चिंता मत करिए, ये वो सामान है, पहले तो एक्सप्लेनेशन लिख लें इसकी, पहले तो एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं कि लेवल ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन्ड, टू बी मेंटेन्ड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अब यहाँ पे मेरा इमरजेंसी से वो पिछला वाला बुरे वक्त वाला इमरजेंसी नहीं है, ये इमरजेंसी सच में लिटरली इमरजेंसी है, कोई वॉर सिचुएशन चल रही है देश में, या ये पैंडेमिक सिचुएशन टाइप कुछ चल रही है,
ऐसे समय में कितना सामान हम अपनी दुकान में स्टॉक करके रखेंगे। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने पहले भी पैंडेमिक वाले एग्जांपल दिए हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने पास स्टॉक करके रखने की कोशिश करेंगे कि पता नहीं अगला सामान कब मिलेगा। तो इसका तरीका क्या होने वाला है, एवरेज कंजम्पशन पर डे पर वीक जो भी है इनटू क्वेश्चन आपको बताएगा इमरजेंसी लीड टाइम। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है। अब ऑब्वियसली अगला सवाल आएगा, सर अगर नहीं दिया होगा तो, ये ऐसे सवाल बच्चे बहुत करते हैं। पहली बात तो एक बात बता दूं यार, ये बात मान के चलो पेपर पागल बनाने के लिए नहीं होता। या तो चीजें दी होंगी या निकाली जा सकती होंगी, ठीक है। इतना कंजर्वेटिव मत सोचिए। एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। एक बात बोलूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा एक केस सुना है, बच्चे का डाउट आया था कि इमरजेंसी लीड टाइम नहीं है, तो मैं ये बोलूंगा मैक्सिमम लीड टाइम लेके चलो। सर मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आंसर मैक्सिमम आएगा। और अभी अभी बात हुई कि पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो मैक्सिमम सामान हम अपने पास ऑलरेडी रखना चाहते हैं ताकि कल को दिक्कत ना पड़े। ये आपका पूरा इन्वेंट्री लेवल्स का टॉपिक था, जो मैंने आपको बहुत ही अलग, थोड़ा टाइम हमने लिया लेकिन बहुत अच्छे से, बहुत ही समझ के हमने काम किया। आप सर कुछ भी कह लें, हो सकता है कि बच्चे मन में सोच रहे हो यार कितना टाइम लगाते हैं, कितना एलैबोरेटेड कराते हैं। भैया क्या हो गया तुम लोगों को, इलेबोरेटेड नहीं चाहिए, आपको लॉजिक नहीं चाहिए। मैं बहुत सारे कॉस्टिंग के बच्चों को देख चुका हूं, मिल चुका हूं, बहुत बड़े बड़े टीचर से पढ़े हुए। सर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बहुत कुछ कर लिया, 400 पन्ने की किताब कर ली, 500 पन्ने की किताब कर ली, उसके बाद भी कॉस्टिंग में उनके नंबर 20s में है, 30s में है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और ये सब चीजें रट्टा मारा हुआ है। जब पेपर में जाते हैं डब्बा गोल हो जाता है, भूल जाते हैं। आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, तो वो मत करिए। वो था ना तारे जमीन पर भैया, वो निकुंभ सर कहते हैं रट रट के क्यों डब्बा फुल, वो वाला पंगा मत करिए आप, ठीक है। चलिए, तो आई एम गोइंग बैक टू माय आपको पहले तो मैं थोड़ा पीपीटी के दर्शन करा दूं। पीपीटी मेरी ये कहती है, ये आपके सामने है जस्ट फॉर रिविजनरी पर्पसेस, की इन्वेंट्री लेवल्स में ये सब आप देख रहे हैं, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, ये सब हमने देख लिया। नाउ इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिकल। चलिए, सो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन नंबर 10th हमने बीच में छोड़ा था, आपको ध्यान होगा। वो 10th मैंने बेसिकली इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल आ रहा था, और बिना समझाया ऐसे सवाल करते था तो यार तुम लोग भी पता नहीं गालियां ही देते मन में, सर ये क्या करा रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एक्स यूजिंग अ रॉ मटेरियल डी। भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पता लगे पेपर में बच्चे परेशान हो रहे हैं यार ये एक्स और डी क्या है। भाई एक्स फिनिश प्रोडक्ट हो गया, डी आपका मटेरियल हो गया। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स, 2 kg ऑफ डी इज रिक्वायर्ड। मे आई आस्क यू व्हाट इज द इनपुट आउटपुट रेशो। ठीक है, अब परमिशन नहीं ले रहा पूछने की, बताओ जवाब दो। 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 किलो डी लगता है, इनपुट आउटपुट रेशो। ऐसी रिवीजन चलती रहेगी, 2:1 सर आंसर, ठीक है ना। दो लगाकर एक बनता है, इनपुट आउटपुट रेशो कहते हैं इसको। टेक्निकल वर्ड्स बोलता रहूंगा, प्रोफेशनल बनना है हमने। अच्छा, as per the sales forecast conducted by the company, it will be able to sell 10,000 units of X in the coming year. The following is the information regarding D। आपको बात कर रखी है, ध्यान से देखो भाई, कहेगा सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट देखो, रीऑर्डर क्वांटिटी इज 200 kg लेस देन ईओक्यू। अभी थोड़ी देर पहले बात नहीं करके चुका कि हम ईओक्यू अपने टेक्निक से निकालते हैं, लेकिन कई बार कंपनी, मैं कंपनी को कह रहा हूँ ईओक्यू निकाल के दिया, कंपनी भी अपनी अलग ढीठ है, वो कह रही है नहीं जी मैं तो 200 किलो कम खरीदूंगा एक बार में। तो ठीक है भाई, कर लो जो तुम्हें करना है। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे 20 kg मोर देन द एवरेज कंजम्पशन। देखिए मैं आपको पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा करा रहा हूं जिसमें बातों को घुमा के दे रखा है। और अब आप नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हो सर, ऐसे टेढ़े क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसने डायरेक्टली आपको मैक्सिमम कंजम्पशन एवरेज कंजम्पशन नहीं दी, बताया है कि मैक्सिमम कंजम्पशन जो है एक दिन की वो 20 किलो ज्यादा है एवरेज से। देख लेंगे, देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1000 kg। इफ समवन इज थिंकिंग ये ओपनिंग स्टॉक किसका है, एक्स का या डी का। भाई एक्स यूनिट्स में है, डी केजी में है, तो ये डी का होगा। द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर इज 4 to 8 days। आप देने का तरीका देख रहे हो, 4 to 8,
ठीक है ना। मैंने बताया नहीं जब ये टॉपिक शुरू किया तो आपको कंजम्पशन और लीड टाइम 3 सिनेरियोज में, अब 4 से 8 दिन देने का मतलब 4 इज मिनिमम, 8 इज मैक्सिमम। परचेज प्राइस इज 125, ओपनिंग स्टॉक ऑफ 900 यूनिट्स ऑफ एक्स, ये है ओपनिंग स्टॉक ऑफ एक्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन कैश क्रेडिट फैसिलिटीज 13.76। अब आई होप आपको ये पता है, ये मेरा स्टोरेज कॉस्ट इससे निकलेगा। ठीक है, आगे की बात करूं तो इसके बाद from this information, the company incurs 720 on paper and documentation work to place an order. So basically this is ordering cost ना। no, I have never mentioned a proper list of ordering cost कि ये हो सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर देने के लिए जो खर्चे हुए वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन वी नीड टू कैलकुलेट 4 आइटम्स यहाँ पर। रीऑर्डर क्वांटिटी, जो कि अब मैं इस क्वेश्चन में नहीं बोल सकता कि ईओक्यू है। रीऑर्डर क्वांटिटी इस क्वेश्चन में ईओक्यू से 200 किलो कम है, तो जाहिर सी बात है बच्चा पहले ईओक्यू निकाले। देखिए सर, एक्सप्लेनेशन मेरी इस तरीके की हमेशा होगी कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग आपका चले। ठीक है, देखिए अभी मैं क्वेश्चंस को करने में माइट बी आई वुड बी टेकिंग टाइम, हो सकता है कोई बच्चा आधे आधे घंटे में क्वेश्चन करते ऐसे कैसे पेपर होगा। अबे मैं समझा भी तो रहा हूँ साथ में। यही चीज जब आप अच्छे प्रैक्टिस से कर लोगे तो आप इन क्वेश्चंस को, एंड यू हैव टू अपग्रेड योर एनालिटिकल स्किल्स। जब आप पेपर पढ़े, मैं चाहता हूं जब आपको पहले 15 मिनट मिले, पेपर मिल जाता है पढ़ने के लिए, उसी वक्त आपके किसी जिस बच्चे पूरा एनालाइज कर लेगा ना 15 मिनट में, यार इसमें ये करने वाला, इसमें ये करने वाला, उसका पेपर स्मूथ जाने वाला है। मेरी बात याद रखिए सर, पेपर का समय लेंदी, जो कहते हैं ना पेपर लेंदी हो गया, दैट्स बिकॉज ऑफ योर कंफ्यूजन। कंफ्यूजन वेस्टेज, कंफ्यूजन आपका टाइम खाती है, सीधी सी बात। ठीक है ना। फिर जो कॉस्टिंग का पेपर बड़ा लेंदी है सर, आसानी से होता ही नहीं है सर, कॉस्टिंग तो हो ही नहीं सकती। अबे हो सकती है, तेरे से नहीं हो रही क्योंकि तेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तेरे एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रांग नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो। चलो, तो रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, और इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग ईओक्यू। देखो कितना बढ़िया पॉइंट है। कंपनी ढीठ है ना, कंपनी ईओक्यू फॉलो नहीं कर रही, कंपनी कह रही है मैं तो ईओक्यू से 200 किलो कम मंगवाऊंगी। तो ये ईओक्यू की बात ना मान के कंपनी को कितना इम्पैक्ट हो रहा है, असर पड़ रहा है, वो कंपैरिजन देख लेंगे जैसे हम पहले किया करते थे। तो ईओक्यू अभी भी है, ईओक्यू नहीं गया है। तो शुरू करते हैं। आई एम यूजिंग माय व्हाइट बोर्ड एंड पिछले काम को हटा देते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, सबसे पहले कहीं ना कहीं हमें रीऑर्डर क्वांटिटी जो निकालनी थी, यही निकालनी थी ना। हाँ, रीऑर्डर क्वांटिटी सबसे पहले हमें निकालनी है। एक सेकेंड। तो रीऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए पहले ईओक्यू निकालना जरूरी है। ईओक्यू निकालना जरूरी है क्योंकि ये मैं लिख भी देता हूँ कि मैं जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो 200 kg लेस देन ईओक्यू है, लेस देन ईओक्यू है। ठीक है जी, बात समझ गए। अच्छा, ईओक्यू की पूरी फुल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार आपको क्वेश्चन वापस दिखा देता हूँ। ईओक्यू की इंफॉर्मेशन, obviously we have to see what's the annual purchases that would we have to do of D। ठीक है ना। आपको अब पता लगे ना, EOQ is always EOQ is the concept of purchasing। EOQ is the concept of purchasing, ये बात को ध्यान रखो, पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कहीं ना कहीं स्टोरेज कॉस्ट भी है। 125 की 13.76%। सबसे पहले काम करना पड़ेगा एनुअल कंजम्पशन पे, तो वापस जा रहा हूं। एनुअल परचेजेस ऑफ डी, एनुअल परचेजेस ऑफ डी निकालना पड़ेगा। नाउ एनुअल परचेजेस ऑफ डी निकल पाएगा क्योंकि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है, और अपने पिछले क्वेश्चन को भी याद करिए, ईओक्यू जो हमने किया था वो क्या कहते हैं, अपनी कंजम्पशन देख लो कितनी चाहिए तुम्हें डी की, और ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में है तो ओपनिंग स्टॉक को उसमें से माइनस करूंगा क्योंकि समझा चुका हूं यार, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी है। जो चीज ऑलरेडी है वो दोबारा नहीं खरीदूंगा ना। कंजम्पशन देखे जरा। अब कंजम्पशन के लिए ऑब्वियसली स्टेप वाइज लिख रहा हूं। मुझे देखना पड़ेगा कि मैं इस बार अपने फाइनल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कितनी कर रहा हूं, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपना इनपुट आउटपुट रेशियो से। एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन सजेस्ट कि एक यूनिट को बनाने के लिए 2 किलो डी लगता है। तो मैं एक बार प्रोडक्शन निकाल लूं,
उसको 2 किलो से मल्टीप्लाई करूंगा। ओपनिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो डी का ओपनिंग स्टॉक, भाई तुम लोग भी कुछ मदद कर दो मेरी। डी का जो ओपनिंग स्टॉक है इट इज, एक सेकेंड सर, 1000 kg। डी का ओपनिंग स्टॉक जो है वो 1000 kg है। अब सर ये तो सर हम फंसते चले जा रहे हैं। अबे कहाँ फंस रहे हो भाई? प्रोडक्शन निकालो एक्स की, कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको एक्स की कितनी प्रोडक्शन करनी होगी। एक्स की दो प्रोडक्शन कैसे निकलेगी? सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक। सर आप ये सारा काम कर चुके हैं इन द क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है ना, जो ब्रेक से पहले हुआ था हमारा। सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स की बात करें तो एक्स की सेल्स करने का प्लान जो है वो मेरा 10,000 है। एक भी गलती हुई भैया सारा काम खराब। ओपनिंग स्टॉक एक्स का ओपनिंग स्टॉक मेरे को रखने का प्लान है 900 यूनिट्स, या रखा हुआ है, मैं रखा हुआ है बोलूंगा। तो 9100 यूनिट्स इस बार हमें एक्स के प्रोड्यूस करने हैं। सर ऑब्वियसली यू नो इन द सब्जेक्टिव एग्जाम आपको अपने एग्जामिनर को सब कुछ सॉल्व करके दिखाना होगा। नाउ अब निकल गया 9100। 9100 यूनिट्स बनाने हैं, एक को बनाने के लिए 2 किलो का सामान लगता है। 9100 इंटू 2 करोगे तो ऑब्वियसली 18,200 पे पहुंचोगे। 18,200 में से 1000 किलो हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। तो मेरे को जो सामान की खरीदारी करनी है साल की वो 7,200, 17,200, सॉरी क्या ठीक आ रहा है? मुझे एक बार कंफर्म कर दो यार। 9100 बनाना है इंटू 2 माइनस 1000, 17,200 साल का खरीदना होगा। अब भैया इसके बेस पर तुम ईओक्यू निकाल पाओगे। तो अब ईओक्यू के लिए आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर पेन। ईओक्यू, ठीक है ना, बहुत दिन होगा फॉर्मूला नहीं लिखा यार, दिन क्या सॉरी समय हो गया। 2 इंटू एनुअल परचेजेस इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर प्लीज अपना एग्जाम में लिखोगे ना फुल फॉर्म लिखना, ये एपी और ओसी मत करना है, एग्जामिनर सोचे क्या कर दिया इसमें। डिवाइडेड बाय टू द होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आता है भाई डिनोमिनेटर में? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट आता है एंड ऑब्वियसली इस पूरे काम को आपको स्क्वायर रूट में रखना होता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं, तो सॉल्व करते हैं फिर, है ना। तो 2 into what is my annual purchases? This is not annual production, annual purchase 17,200। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन की अकॉर्डिंगली? एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए 720 रुपए का खर्चा आता है। चलिए जी, डिनोमिनेटर की बात करें तो कैरिंग कॉस्ट जो होती है वो आपको पता होना चाहिए कि परचेज प्राइस की परसेंटेज होती है ना। परचेज माय मटेरियल इन द क्वेश्चन इज ऑफ 125 रुपीज, तो 125 का और मेरा जो बैंक का कैश क्रेडिट है वो मुझे 13.76% पे मिल रहा है, ठीक है। 13.76%। ये वैसे एक बार कैरिंग कॉस्ट निकालो यार, ये कितनी आ रही है? 125 का 13.76%, दिस इज 17.2। 17.2 और इसका स्क्वायर रूट करना है, मैं दोबारा स्क्वायर रूट का साइन नहीं मार रहा। 2 इंटू 17,200 इंटू 720 डिवाइडेड बाय 17.2 स्क्वायर रूट। आंसर आ रहा है सर 1200 kg। ईओक्यू आ रहा है ये, प्लीज प्लीज, दिस इज नॉट माय आरओक्यू। आरओक्यू पूछा है 1200 किलो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक सजेस्टेड बाय बॉमोल्स चाचा, ठीक है ना। 1200 किलो खरीदना चाहिए। कंपनी नहीं मान रही ना बात, कंपनी कह रही है कि भैया हम 200 किलो ईओक्यू से कम खरीदेंगे। तुम कम खरीदोगे, ठीक है जी। तो ईओक्यू मेरा आया 1200 किलो, तो 1200 किलो में से 200 किलो कम करने की बात हुई। तो कंपनी थोड़ा ज्यादा ही दिमाग लगा रही है, कंपनी कह रही है नहीं जी हमें वेस्टेज नहीं करनी, तो हम ज्यादा नहीं खरीदेंगे। ठीक है भाई, तुम एक बार में 1000 किलो खरीदो। तो अल्टीमेटली द माई आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट आरओक्यू इज 1000 kg। 1000 kg, ठीक है। ये आंसर वैसे किताब में है, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लें कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। तो रीऑर्डर क्वांटिटी 1000 kg है सर। इसके बाद यू नीड टू कैलकुलेट मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड द इम्पैक्ट। सो बेसिकली आई एम गोइंग बैक टू माई व्हाइट बोर्ड। मैक्सिमम लेवल अब निकालना है सेकेंड पॉइंट के हिसाब से। मैक्सिमम लेवल अब निकालना है
मैक्सिमम लेवल निकालने का तरीका क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस करते हैं कि भैया जाएगा तो मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ये फॉर्मूलेज आपको ऑलरेडी समझाए जा चुके हैं सर, ऑलरेडी समझाए जा चुके हैं। चलिए अब डू वी हैव रीऑर्डर लेवल इन द क्वेश्चन, डू वी हैव रीऑर्डर लेवल, या फिर रीऑर्डर लेवल हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। मेरे को ऐसे अलग से तो नहीं दिख रहा कि रीऑर्डर लेवल है, तो रीऑर्डर लेवल हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो भाई क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं तुमको रीऑर्डर लेवल भी निकलवा ही दिया, ठीक है। और रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए प्रायोरिटी में कौन सा तरीका यूज करना चाहिए, वो वाला कौन सा, कंजर्वेटिव वाला, यानी मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, कंजर्वेटिव अप्रोच ना। तो मैक्सिमम कंजम्पशन यहाँ पर कितनी है बेटा, मैक्सिमम कंजम्पशन एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना यूज होने की बात हो रही है सर। ऐसा क्वेश्चन में ये बीच में एक लाइन थी, ठीक है ना, मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में लाइन थी कि मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे जो है वो 20 kg ज्यादा है एवरेज कंजम्पशन पर डे से। सर हमको तो एवरेज कंजम्पशन पर डे भी नहीं पता। भाई पता लग सकती है, क्यों नहीं पता लग सकती सर। आपका एक सेकेंड, आपकी मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है, या चलो अपने व्हाइट बोर्ड पे वापस चलते हैं। आपके पास एवरेज कंजम्पशन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं है, क्यों नहीं है यार, है ना। देखो आपको साल का कितना कंज्यूम करना है, कंजम्पशन देख लो, मेरी साल की कंजम्पशन 18,200 थी, 9100 इंटू 2, मेरी साल की कंजम्पशन 18,200 थी। एंड द क्वेश्चन सेज कि साल में 364 दिन है, लिखा है ना, साल लिखा हुआ है कि मेरे ईयर में 364 डेज है। डोंट यू थिंक कि 18,200 साल की कंजम्पशन है और साल में 364 दिन है, तो आप एक दिन की निकाल सकते हो। 18,200 डिवाइडेड बाय 364। देखो बच्चा यहाँ गलती कर सकता है, बच्चा 17,200 लेकर पता लगे कर ले। 17,200 वॉज परचेजेस, कंजम्पशन वॉज 18,200। कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। दिस इज कमिंग आउट टू बी 50 kg पर डे। थोड़ा राउंड ऑफ करके बड़ा ऐसे आंसर आता है तो खुशी सी होती है, 50 किलो ठीक सा लग रहा है। अब एक दिन की कंजम्पशन है 50 किलो। नाउ मैक्सिमम कंजम्पशन के बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई थिंक 20 kg मोर देन एवरेज, यही लिखा हुआ 20 kg, यानी मैक्सिमम कितनी हो गई 70 किलो पर डे। सर सब कुछ पॉसिबल है, कुछ अलग काम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन पे ध्यान बनाए रखें। नाउ व्हाट्स माय रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन 70 किलो पर डे, मैक्सिमम लीड टाइम, सर ये कहा 4 से 8 दिन था ना, तो 8 दिन हो गया ना, 8 दिन हो गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूं 70 इंटू 8, सर ये 560 हो गया, 560 kg। और दिस इज माय रीऑर्डर लेवल, जल्दी से 560 kg प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितना निकाला 1000 kg माइनस सर मिनिमम कंजम्पशन। यार देख लो ना, एवरेज 50 है, मैक्सिमम 70 है, मतलब एक तरीके से x प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 करके 50 आता है। ये तो मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एक बताओ x क्या होगा, ठीक है भाई। किसका एवरेज 50 हो सकता है, मेरे ख्याल से x जो होगा, दैट मीन्स आई वांट द मिनिमम कंजम्पशन, दैट वुड बी आई थिंक 30। 30 प्लस 70 100 होता है, 100 बाय 2 50 होता है। तो मुझे लग रहा है मिनिमम कंजम्पशन जो है वो 30 होगी, समझ में आ रहा है ना। और मिनिमम लीड टाइम की बात करूं तो 4 से 8 दिन का 4। इसको अगर जल्दी से सॉल्व करें तो 560 प्लस 1000 इज 1560, और 30 इंटू 4 इज 120, तो 1560 माइनस 120, दिस इज 1440 kg। और एक बार अपनी स्क्रीन पर भी अपने क्वेश्चन पर देख लेते हैं, तो सर आंसर जो है 1440 है। सोने पे सुहागा हो गया, मैक्सिमम लेवल सॉल्व हो गया। कम से कम इस बात से ये आप लोगों को पता लग गया, ये मेरे काम करने से, कि अगर मिनिमम लेवल को साथ में लेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट बराबर नहीं आएगी। पता लगे पेपर में परेशान होते रहो, यार ये बराबर क्यों नहीं आ रही, ठीक है। अब अगर तुम देखना चाहते हो टोटल, अब जैसे अगर मैं 10,320 और 10,320 को लेकर टोटल लिखूं, तो ये मैं लिखूंगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मिनिमम लेवल नहीं लेते तो ये होता। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 12,384 प्लस 8,600
ये होता 20,984। अगेन अगर आप डिफरेंस देखोगे तो मेरे हिसाब से यही आ रहा है सर 344। तो मैंने वही बोला क्योंकि आप दोनों तरफ ही यहाँ पर भी 260 एक्स्ट्रा ले रहे हो, यहाँ पर भी 260 ले रहे हो, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी 344 है। एक बार अपने आंसर में भी देख लें यही है या नहीं है, पता लगे हम इतनी बातें कर रहे हैं। सर उसमें तो 440 दे रखा है, ये क्या चक्कर है भाई। 344 और 440 में फर्क तो है। मैं देखिए इतना मत घबराइए, क्योंकि ऐसा होते ही बच्चा तो सोचता भैया ये टीचर में गड़बड़ है, इसने ठीक आंसर नहीं निकाला, ये कुछ गलत सिखा रहा है हमें। भाई मेरे को तो ये लग रहा है ये राउंड ऑफ का पॉइंट हो सकता है, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं कह रहा, मेरे को ये लग रहा है, एक बार हम चेक कर लें, एक बार हम चेक कर लें। मुझे ये लग रहा है कि ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट को राउंड ऑफ हमने नहीं किया, हमने तो प्रॉपर किया है। मुझे अपने काम पे शक नहीं है, वैसे आपको कोई डाउट है तो बताइए। मेरे को ये लग रहा है इंस्टीट्यूट ने ये काम जो है वो राउंड ऑफ करके ना कर दिया हो सकता है ना। देयर इज नो फिक्स पॉलिसी की सर, मैं देखिए मेरा काम आप लोगों को आंसर मैच करवाना नहीं है कि देखो किताब में है मैं भी तुम्हें करा के, बच्चों की गंदी आदत पड़ रखी है बचपन से आंसर मैच करने की। हम अपने लॉजिक पे चले सर। एक तो मैं आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा ये चीजें हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको ढंग से दिखा सकूं। अब देखिए, ठीक है, ये पॉइंट तो थे नहीं हमारे, ध्यान से देखिए अमाउंट वाइज। मैं ये कह रहा हूँ डिफरेंट कलर पेन में मैं यहाँ लिखूंगा कि इंस्टीट्यूट ने हो सकता है राउंड ऑफ कर दिया हो। जैसे यहाँ पर जब हमने किया था तो दिस वाज 17,200 डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है। अब 14.33 था, अब आई कांट से, ठीक है, हो सकता है इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर इसको 15 ले लिया, ठीक है, या 14 भी हो सकता है। 15 लेकर अगर मैं देखूं तो 15 इंटू 720 अगर मैं करूंगा तो ये आपका 10,800 आएगा, ठीक है। मैं दिखा पहले भी चुका हूं कि फर्क है, देखो कुछ ना कुछ फर्क है। ऐसे ही यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट ने फिर राउंड ऑफ किया होगा। मैं आपको एक बात बताऊंगा सर, अगर राउंड ऑफ करना है तो पूरे क्वेश्चन में करो, नहीं करना तो कहीं मत करो, ये प्लीज आपको बात मेंटेन करनी पड़ेगी। 17,200 डिवाइडेड बाय 1000 17.2। अब हो सकता है इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर इसको 17 ले लिया। 17 इंटू 720 अगर करोगे तो दिस वुड बी 12,240, 12,240। अब जैसे ये देखिए, मैं बताऊं क्यों राउंड ऑफ नहीं कराता, बच्चा राउंड ऑफ करेगा तो वो इस चक्कर में भी पड़ सकता है, सर ये तो देखो मैच नहीं कर रहा। मैं नहीं चाहता पेपर पे बैठ के बिल्कुल भी परेशान हो बच्चा, कहेगा सर ये 10,800 या 10,320 है, आपने तो कहा था मैच करता है। राउंड ऑफ कर दिया ना, इसलिए कैसे करेगा मैच, राउंड ऑफ कर दिया इसलिए कैसे करेगा। एक बार मैं देखूं 10,800 प्लस 10,320 मिला के द टोटल, इसलिए मैं डिफरेंट कलर पेन से लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका ग्रैंड टोटल है वो 21,120 आ रहा है, और यहाँ पर अगर देखें तो 12,240 प्लस 8,600 ये 20,840 आ रहा है, ठीक है। अब सर ये थोड़ा सा गलत हो गया, गलत इसलिए हो गया क्योंकि ईओक्यू का टोटल ज्यादा हो गया, आरओक्यू का कम हो गया, कम तो कतई नहीं होना था। मुझे बताऊं क्या लग रहा है, ये जो मैंने यहाँ पर एक राउंड ऑफ कर दिया, मैंने इसको 15 इंटू 720 कर दिया, माइट बी ये 14 इंटू 720, क्योंकि राउंड ऑफ की वैसे एक बेसिक पॉलिसी होती है कि 0.5 से कम है तो पिछली फिगर पर होता है, तो ये 14 के हिसाब से होना चाहिए था, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर दिस शुड बी, ये मैं इसको 14 इंटू 720 के हिसाब से एक बार देख रहा हूँ। 40, आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए सर ये आपको प्रॉपर रिसर्च कराई जा रही है, ठीक है, डोंट जस्ट मग अप। ये आपका 10,080 होगा, इसके हिसाब से अगर यहाँ का टोटल देखें तो 10,080 प्लस 10,320 दिस वुड बी 20,400, ठीक है, और ये 20,840 है। और अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 440 आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आई, ठीक है ना। अभी तक तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो आपके आंसर ही मैच नहीं कर रहे हो, सर क्या कर रहे हो। तो भाई मैंने तो परफेक्ट काम किया था, इंस्टीट्यूट ने बल्कि राउंड ऑफ किया है, ठीक है। आप प्लीज अपने लॉजिक पे स्टिक रहें, जो आपको समझाया है कि राउंड ऑफ वगैरह के चक्कर से आंसर्स की फिगर बदल जाती है। अब इंस्टीट्यूट भी राउंड ऑफ करे। मैं आपको एक बात बोलूंगा इस फालतू की कंफ्यूजन से बचने के लिए, आप जब अपना काम करें, मैंने आपको सिखाया राउंड ऑफ ना करें, आप नोट डाल के पेपर में ये लिखाएं कि नो राउंडिंग ऑफ हैज बीन डन। एक बार एग्जामिनर को
अपनी बात बता आए, नो राउंडिंग ऑफ हैज बीन डन, और अपने एग्जामिनर्स पे भरोसा रखें। हमारे इंस्टीट्यूट को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है, चेकिंग को लेके ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन सर इतना आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। चेकिंग 3-4 स्टेजेस में होती है, आपके नोट्स, आपकी अजम्पशंस, आपका, और वी आर नॉट टेकिंग अजम्पशन, वी आर डूइंग द परफेक्ट वर्क। हम कोई राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहे, हम तो कंसेप्ट पे चल रहे हैं पूरा। तो अपने कंसेप्ट पे चलिए, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप लोगों का इसी के साथ आपका खत्म होता है। एंड 11th क्वेश्चन तो ऑब्वियसली ईओक्यू का था, ऑप्टिमम लेवल निकालने का, वो हो गया। जल्दी से वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन आप एक बार और कर लें जो इंटर में आ चुका है, और आपकी जो काफी रीसेंट नवंबर 2020 की आरटीपी में भी ये दिया है। तो जल्दी से बिना समय बर्बाद करे हम ये क्वेश्चन कर लें। आई होप आपकी स्क्रीन पर बुक ही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। A company uses 3 raw materials A, B and C for a particular product for which the following data apply. 3 रॉ मटेरियल है A, B, C, यूसेज पर यूनिट, यूसेज इज एन ऑल्टरनेटिव वर्ड फॉर कंजम्पशन। थोड़ा सा मैं इसको स्पीड में करूंगा क्योंकि अब आप लोगों को आता है। रीऑर्डर क्वांटिटी, प्राइस पर केजी, डिलीवरी पीरियड दैट मींस लीड टाइम, जो मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम तीनों तरीके से दे रखी है। रीऑर्डर लेवल ए और बी का है, सी का नहीं है। मिनिमम लेवल ए और बी का नहीं है, सी का है। ध्यान दो, वीकली प्रोडक्शन, वीकली प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन फिनिश गुड्स की होती है। 175 to 225 है, यहाँ पे इसने जो प्रोडक्शन है वो रेंज में दे दी। एवरेजिंग 200, 175 और 225 का एवरेज 200 होता है। व्हाट वुड बी द फॉलोइंग 4 आइटम्स? ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ ए। स्टार्ट कर रहा हूं बिना समय बर्बाद करे क्वेश्चन नंबर 12 को। मिनिमम लेवल ऑफ ए की बात करूं तो भाई मिनिमम लेवल निकालने के लिए रीऑर्डर लेवल, देखो तरीकों को बार बार लिखोगे, फॉर्मुलेस को बार बार लिखोगे, आपके रिवाइज भी होंगे। एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, ये मिनिमम लेवल निकालने का आपका तरीका होता है। रीऑर्डर लेवल ए का दे रखा है क्या? ए का रीऑर्डर लेवल है 8000 किलो माइनस, अब यहां बच्चा कंफ्यूज होता है, ध्यान देना। मैं पूछता हूँ एवरेज कंजम्पशन कितनी है, बच्चा कहता है सर 200। भाई 200 एवरेज प्रोडक्शन है, 200 एवरेज प्रोडक्शन है, ठीक है, आंखें खुली रखो अपनी। नाउ वी आर टॉकिंग फॉर ए की यूसेज पर यूनिट 10 है। अगर मैं ऑन एन एवरेज 200 यूनिट्स बनाता हूं और एक यूनिट को बनाने के लिए 10 किलो, किलो की भाषा में आई थिंक 10 किलो यूज करता हूं, तो माय एवरेज कंजम्पशन वुड बी कॉल्ड एज 2000। मैंने प्रॉपर मल्टीप्लाई करके दिखाया, क्या आपको समझ में आ रहा है? 200 was एवरेज प्रोडक्शन, फॉर 1 यूनिट वी यूज 10 kg, so 2000 is the average consumption into average lead time 2 weeks। सर ये क्वेश्चन 2 वीक्स में है, और टेंशन मत लीजिए, आपका जो 200 था वो भी पर वीक प्रोडक्शन थी। अगर ये पर डे होती तो शायद मुझे कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ते। इसको हम जल्दी सॉल्व करें तो 200 इंटू 10 इंटू 2 दिस वुड बी 4000। तो आंसर इज 4000 kg। हो गया पहला पार्ट सर। नेक्स्ट पूछा है आपसे मैक्सिमम लेवल ऑफ बी। मैक्सिमम, ओहो मैं इसको ठीक कर दूं, मैक्सिमम लेवल ऑफ बी। चलिए सर, मैक्सिमम लेवल निकालने का तरीका, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। चलिए जल्दी से, रीऑर्डर लेवल अगेन, बी का रीऑर्डर लेवल है आपके पास, बी का रीऑर्डर लेवल है, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ जी, बी का रीऑर्डर लेवल है 4750। रीऑर्डर क्वांटिटी बी की है सर 5000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन, नाउ मिनिमम प्रोडक्शन इज 175। बी कितने चाहिए होते हैं एक यूनिट के लिए? एक यूनिट के लिए 4 किलो बी लगते हैं। समझ में आ रहा ना कोई? ये बस छोटा सा पॉइंट है इस क्वेश्चन में। मिनिमम लीड टाइम की बात करूं, इट वुड बी 3 वीक्स, 3 वीक्स। तो इसको सॉल्व करें तो दिस वुड बी 4750 पहले से रखा है, 5000 और खरीद लिया, 9750 हो गया। उसमें से कितना गया? गया 175 इंटू 4 इंटू 3, 2100 गया।
2100 गया तो आपका जो मैक्सिमम लेवल आ रहा है दिस इज 7650 kg। भाई उम्मीद है आप सब लोग अपना अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, आंसर को टेप नहीं रहे अपनी स्क्रीन से। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए प्रायोरिटी मैक्सिमम वाला तरीका, कंजर्वेटिव अप्रोच, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, maximum lead time. Now what is the maximum consumption of C? So maximum production is 225 and for 1 unit it requires 6 kg. So 225 into 6 into maximum lead time की बात करूं तो 4 weeks, 4 weeks इसको कर दो बस 225 into 6 into 4, this is coming out as 5400 kg. सर दिस इज द रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। एक बार अपने आंसर सारे निकाल लें फिर चेक कर लेंगे। लास्ट पार्ट इज एवरेज लेवल ऑफ, दिस इज फोर्थ पार्ट, ठीक है। चलो एवरेज लेवल निकालना है इसका ए का। चलिए तो एवरेज लेवल निकालने के लिए देखो सर दो फॉर्मूले थे, या तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2 कर लें। अब देखा जाए तो ए का मेरे पास मिनिमम है, ये जो मैंने मिनिमम निकाला था ये मैंने ए का निकाला था, ए का मैक्सिमम नहीं है। अब या तो मैं ए का मैक्सिमम निकालूं या फिर मैं अपने दूसरे वाले तरीके पे जाऊं। अब देखो मैं यहाँ बताऊं, वो जो मैं कह रहा था ना क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग पर डिपेंड करता है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ड्राफ्टिंग मैक्सिमम लेवल का ए नहीं है, हाँ निकाल सकते हो, कंफ्यूजन में मत रहो। प्रायोरिटी में मैं क्या कह रहा हूं, ईओ क्यू प्लस ईओ क्यू बाय 2 प्लस मिनिमम लेवल, मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। और मैंने आपको बोला प्लीज कंफ्यूज मत हो। बच्चे सोच रहे होंगे सर मैक्सिमम निकल तो सकता है, निकाल लो ना, तो निकाल लो भाई, दोनों तरीकों से करके आ जाओ, मैंने मना थोड़ी किया था। ईओ क्यू ए का डायरेक्टली है मेरे पास कितना 10,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल ए का निकाल रखा है 4,000, ये अगर करोगे तो 5 + 4 आंसर जो है 9,000 kg आएगा ना। आई एम अगेन नॉट सीइंग द आंसर गिवन इन माय बुक। आप कर लो दूसरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम लेवल निकाल लो, फिर आपको पहले मैक्सिमम लेवल निकालना पड़ेगा ए का ना। ए का मैक्सिमम लेवल अगर आप निकालोगे तो रीऑर्डर लेवल भी फिर ए का आपको चाहिए होगा, वो अगर दे रखा है नहीं दे रखा मुझे नहीं पता, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, ये तरीका होता था हमारा मैक्सिमम लेवल निकालने का। नाउ रीऑर्डर लेवल ऑफ ए, चलो खुशी की बात है दे रखा है 8,000 किलो। रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ ए इज 10,000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन, सो 175 प्रोडक्शन करनी है, 10 सामान लगेगा तो 175 इंटू 10, और मिनिमम लीड टाइम इज 1 वीक, 1 वीक। सो इसको सॉल्व कर लें तो दिस वुड बी ये 8 + 10 तो 18 है, और वो 175 इंटू 10 1750 है इंटू 1। ऑब्वियसली 1750 इंटू 1 1750 होता है, आपको पता ही होगा। 18,000 माइनस 1750, इस हिसाब से ए का जो मैक्सिमम लेवल है वो 16,250 है। देखो घूम कर काम करना पड़ा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। सर ऑब्वियसली पक्का तौर पे कह रहा हूँ आंसर सेम तो नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता सर, लॉजिक अलग है ना। ये जो बल्कि ये ज्यादा जुगाड़ू काम है, रिथमेटिकल मीन कर रहे हो, ठीक है ना। मिनिमम आपका ए का 4,000, मैक्सिमम 16,250, इन दोनों का सिंपल एवरेज, इन दोनों का सिंपल एवरेज, तो 4,000 + 16,250 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 10,125 kg। मैंने तो ये बोला ही नहीं कि बराबर आएगा, तो आप दोनों तरीकों से कराओ, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज बुक में ए 4,000, 7,650, 5,400 एंड 9,000, ठीक है। एवरेज लेवल आप दोनों तरीकों से कराओ। क्या आपको ये इन्वेंट्री लेवल का कंसेप्ट समझ में आ गया? ऑब्वियसली वी हैव सम मोर क्वेश्चंस इन दिस, ठीक है ना, है, लेकिन अभी के लिए सर अगेन इस लेक्चर में इतना ही करूंगा। इसके बाद वाली चीजें अपना थोड़ा सा एक ब्रेक करते हैं,
उसके बाद एक तरीके से मटेरियल का लेक्चर 3 हो गया। इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सर आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत मजा आ रहा है, आप लोगों को भी उम्मीद है बहुत मजा आया होगा। अपना प्यार बना के रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच गाइस।